हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। आई होप सारे के सारे आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपका काम चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो आप अच्छे तरीके से, है ना, घर पे हो, सुरक्षित हो और अपने काम में लगे हुए हो। दोस्तों, तैयारी का समय है, आपका लास्ट टाइम चल रहा है, रिवीजन करो मल्टीपल टाइम जो 2020 में अपीयर होने वाले हैं इस बार। और जो नए बच्चे हैं दोस्तों, कमर कस लो क्योंकि अब आपके सामने भी एक नया सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और यूं कहूं मैं होने जा रहा है। ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है मॉर्निंग करंट अफेयर से। आप देखोगे तो मैंने सिलेबस, ठीक है, आपका प्री स्पेसिफिक क्वेश्चन, मेन स्पेसिफिक, ठीक है, सर्च टॉपिक, मैंने सारी जो चीज़ें ऑलमोस्ट जो आपके लिए हो सकती थी मैंने सब उसके लिए उसके अंदर में मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें मैं इंप्लीमेंट करूंगा, बट वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आज से अचानक से मैं एकदम से वो चीजें ले आऊं, उनको हम इंप्लीमेंट करेंगे, टेम्पो बिल्ड करेंगे, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आऊँगा। सो गाइज, इसी के साथ फटाफट से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी जो छात्र और छात्राएं हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और क्लास को हम आगे बढ़ा सकें। निवेदन है मेरा, एक बार लाइक करोगे, शेयर करोगे बाकी बच्चों के साथ में और बताओगे उनको कि यार अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है, जैसा आप लोगों को पता, भली भांति परिचित हैं। कल हमने स्टार्ट किया था ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सो ह्यूमिडिटी हमने डिस्कस कर लिया था, तो टुडे आज हम बात करेंगे आपका रेनफॉल भी हमने कल पढ़ लिया था। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रेनफॉल। सो पहले ही मैं बता चुका हूं दोस्तों, यहां मैं मॉनसून को पढ़ाने के लिए जस्ट आपको बेसिक्स बता रहा हूं। जो डिटेल्ड वर्जन है इसका, जो डिटेल की बातें हैं वो हम कहां पर देखेंगे, हम देखेंगे आपका जब हम करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जो बहुत जल्दी होपफुली फ्रॉम द मे बी 1 और 2 वीक के बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहां पर हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनअकैडमी यूपीएससी जो हमारा चैनल है, वहां पर एक नया प्रोग्राम हम 2021 वाले बच्चों के लिए लॉन्च करेंगे। तो होपफुली वहां पर वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, प्रतिभा, वंदना, रेशमा, शशिकांत, प्रेमा, वंदना, सुमन, इंदु, चरण, पावर स्टैंडिंग, चाहत, ऋषि खत्री साहब कैसे हो, जितेंद्र, मीना, ज्योत्सना, दीपक, खुशबूराज, वंदना, प्रेमा कुमारी, गुंजन, आईएस, स्वाति, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद यही है कि आप बहुत अच्छे हैं। सो चलिए, लगभग बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। तो आज मैं नहीं करूंगा, मतलब पीछे का रिवाइज नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि उसमें 10 मिनट लग जाते हैं और अभी रिवाइज हो चुका है, अब आपका टेम्पो बिल्ड हो चुका है। मुझे नहीं लगता पीछे जाके मुझे सारा टॉपिक आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। सो जल्दी से, बहुत क्विक और बहुत ही एक मतलब बर्ड आई ओवरव्यू वाला मैं यहां पर बात करूंगा और फिर इसके बाद हम सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं जनरली देखता हूं आप लोग जुड़ने में बहुत ज्यादा समय लगाते हो, बहुत ज्यादा चीजें आप समय लगा देते हो, बहुत ज्यादा कनेक्शन के अंदर। ठीक है, तो वो मत किया करो, जल्दी से कनेक्ट हुआ करो यार, है ना। अब आप बोलते हो सर आप भी तो लेट आते हो, यार सारी चीजों में मेरी जितनी बराबरी मत करो, है ना, मेरी बराबरी मत करो। मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं लाइफ में, आपको मेरे तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, तो आपको करना है। और आज भले ही मैं चल रहा हूं, लेकिन एक टाइम ये भी था जब मैं यहां तक आया हूं, तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गया हूं, तो बहुत पंचुअलिटी भी रही होगी, है ना। और आज भी ऐसा नहीं है कि पंचुअलिटी नहीं है, बट डिफरेंट टाइम पे हालात डिफरेंट होते हैं, आदमी अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, आई एम ऑल्सो सोशल एनिमल, घर है, परिवार है, तो आप मेरे से कंपेयर मत किया करो कि सर आप भी 5 मिनट लेट हो जाते हो, 10 मिनट लेट हो जाते हो, कई बार 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट होती है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है, स्ट्रीम करना पड़ता है, मुझे टेस्ट करना पड़ता है, मुझे आप लोगों को शेयर करना पड़ता है, ठीक है, मुझे वॉइस चेक करनी पड़ती है, मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हो, मुझे बोर्ड चलाना पड़ता है, पीपीटी बनानी पड़ती है। तो यू कैन नॉट कंपेयर, आपको सिंपली क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू ऑन द क्लास और आपको लाइव आना होता है। ठीक है, तो मेरे और आपकी चीजों में बहुत अंतर है ना। तो अपने आप को एक्सक्यूज मत दो, ठीक है, कि सर क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई थी तो हमने तो क्लास देखी नहीं। तो अल्टीमेटली नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप 15 मिनट लेट आओ, 20 मिनट लेट आओ, मैं देखता हूं, देखो करंट अफेयर के अंदर में, ठीक है, आज स्टार्टिंग में आधा करंट अफेयर मैंने करा दिया था तो बच्चे बहुत कम थे। नुकसान आपका है, जो बाद में कनेक्ट होंगे आपका नुकसान है। आप अपना लॉस कर रहे हो दोस्तों, आप खुद को पीछे रख रहे हो। मेरी इसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती या कोई भी विशेष प्रकार का योगदान जो होगा मैं
कोशिश तो यही करूंगा कि आपके लिए अच्छा करूं, बट आपके लिए मैं अच्छा तभी कर सकता हूं जब आपका भी बराबर योगदान वहां पर रहेगा। ठीक है, सो आपको अगर याद हो तो टॉपिक हम पढ़ रहे थे मॉनसून। देखो इंडियन क्लाइमेट हमें पढ़ना था, भारत की जलवायु, लेकिन इंडियन क्लाइमेट इसमें दो शब्द है। पहला तो इंडियन, इंडिया का मतलब तो है भारत, बहुत अच्छे से समझते हैं हम भारत के बारे में क्योंकि हम भारतवासी हैं और आधा भारत हमने लगभग पढ़ भी लिया है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बट जो दूसरी इंपॉर्टेंट शब्द इसमें लिखा हुआ है उसका नाम है क्लाइमेट। और क्लाइमेट अभी हमने उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है क्योंकि क्लाइमेट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। और जब लास्ट टाइम पे फरवरी में इसका नंबर आया था फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था क्या, हमने एज प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। इन द एज प्रोग्राम वो टॉपिक हमारे छूट गए थे, हम पीछे हो गए थे, तो दैट्स वाई हम उन चीजों को नहीं कर पाए थे। बट नाउ आपके सामने मैं उन सारी चीजों को यहां पे दोबारा से लेके आऊंगा। ठीक है, दोबारा से हम जिन चीजों को स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, तो कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी में आप वो सारी चीजें मेरे साथ देखोगे, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अभी फिलहाल के लिए वर्तमान में मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, मॉनसून जो टॉपिक है इसके लिए पहले मुझे क्लाइमेट को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए आइए मेरे साथ क्लाइमेट को देखते हैं। मैंने आपको बताया था क्लाइमेट होता क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है ऑलमोस्ट हमारी हो गई थी, तो मैं आपको अब सीधे लेके चलता हूं दोस्तों। ठीक है, एक स्लाइड के ऊपर, वो स्लाइड कौन सी है, वो स्लाइड है ये रही दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपके साथ मुझे साझी करनी है वो क्या है दोस्तों, अनअकैडमी का प्राइस जो है वो हाइक हो रहा है। फॉर्चुनेटली अभी कल ये न्यूज़ मेरे को मिली, मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस न्यूज़ को शेयर किया, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे का नुकसान हो, लॉस हो, है ना। फॉर्चुनेटली अभी तक प्राइस हाइक नहीं हुआ, लेकिन ये मत सोचना कि सर ने झूठ बोल दिया, प्राइस हाइक है 400%, तभी मैं आपको बताया, और ये अनअकैडमी की तरफ से न्यूज़ थी, दैट्स वाई मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हुआ नहीं है, अभी तक हाइक नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है, उन्होंने हाइक कर दिया बट ऐप में अपडेशन में डेटा पूरा चेंज होता है तो टाइम लगता है। तो अभी भी आपके पास समय है दोस्तों, आप जा सकते हैं अनअकैडमी ऐप को और अपने कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, कोड आपको इस्तेमाल करना है सुमित10। बहुत सारे आपके पास कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं, आप तो बोलते हो सर सुमित सर से पढ़ना है, सुमित सर से हमें गाइडेंस चाहिए, सुमित सर का कोड यूज करेंगे, बट वो क्या कहते हैं कि आप ये कोड इस्तेमाल करो, सुमित सर से भी गाइडेंस मिलेगी आपको। दोस्तों मैं उन्हीं बच्चों का साथ दे पाऊंगा, क्योंकि देखो गाइडेंस मुझे देना है, ठीक है, तो आपका डेटा मेरे पास होना चाहिए, और डेटा के लिए दोस्तों आपका जरूरी है मेरा कोड इस्तेमाल करना। आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में जुड़ेंगे, टॉप एजुकेटर के साथ में कनेक्ट होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो आपको समझा रहे हैं सुन लो, वो बोल रहे हैं ठीक है ये कोड लगाओ, कह दो ठीक है लगाएंगे, लेकिन कोड आप क्या यूज करो, कोड आप यूज करो सुमित10। ठीक है, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीज मैं पर्सनली आपको बताऊंगा, सब चीज मैं आपको यहां पे गाइड करूंगा। तो सुमित10 कोड का आप यूज करेंगे दोस्तों, 1 ईयर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वैसे प्राइस है 44,000, बट अभी आपको 39,000 रुपए में मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 64,000 रुपए का है, और ये कोर्स आपको 57,000 रुपए में अभी वर्तमान में मिल जाएगा। तो ये है अभी कोर्स का सब्सक्रिप्शन का। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके लिए चला रहे हैं, है ना। सारे कोर्स आप सुमित10 कोर्स से ले सकते हो। पहला है आपका क्लाइमेट चेंज का कोर्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, ये बहुत सारे कोर्स हैं जो हमारे ऑलरेडी हैं। बाकी 2021 के लिए सारे कोर्स जो है मैं दोबारा से आपके लिए स्टार्ट में करने वाला हूं, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों अब फटाफट से शुरू करते हैं। इंडियन क्लाइमेट जो मैंने बताया था कि भारत की जो जलवायु है इसको हम 2 आधार पर डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 आधार पर बांटेंगे, इसको 2 तरीकों से हम देखेंगे। वो कौन कौन सी है 2 प्रकार की जलवायु दोस्तों, मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जो आपकी जलवायु है इट कैन बी द सब ट्रॉपिकल टाइप। तो बात हमारी जो हुई थी उसके ऊपर आते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है सर, घुमाओ मत, मुद्दे की बात पे आओ। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं जलवायु, ठीक है, और जलवायु पढ़ते पढ़ते हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, तो अब पीछे जाने का कोई सवाल है नहीं। बहुत अच्छे तरीकों से हमने चीज़ों को किया है, और आप लोगों के लिए स्पेशल, ताकि आपको दिक्कत ना हो ना, मैंने बिल्कुल लिख लिख के काम किया है, एक एक पार्ट को मैंने लिखा है। ठीक है, सो अगर आपको याद हो तो अब मैं उसी को आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय देंगे, पूरी चीज़ों को आपके सामने मैं रिकॉल कर दूंगा। बात हो रही थी सर क्लाइमेट की, ठीक है, आपने कहा सर क्लाइमेट पढ़ना जरूरी है। भाई मैंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो क्लाइमेट पढ़ लो या वेदर। आपने बोला सर क्लाइमेट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, लंबे समय की वायुमंडलीय अवस्था है, और ये किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था, वहां रहने वाले लोग, सबको जो है आप व्यापक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए क्लाइमेट को पढ़ना आवश्यक है।
अब क्लाइमेट अगर मुझे पढ़ना है तो इससे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी अबाउट द फैक्टर, जो क्या करते हैं दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। हमें उन तथ्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन कारक के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो क्लाइमेट को क्या करते हैं, प्रभावित। और क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक मेरे पास 3 हैं। पहला जो कारक है दोस्तों वो है तापमान, दूसरा जो कारक है मेरे पास वो है रेनफॉल, और तीसरा जो कारक है मेरे पास उसका नाम है प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सो 3 कारक है मेरे पास, तापमान, वायुदाब और तापमान, प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटी और रेनफॉल। टेम्परेचर का मतलब सिंपली मतलब क्या होता है दोस्तों, इट सिंपली मींस तापमान। रेनफॉल का सिंपल मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्षा। और प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है वायुदाब पेटियां, होता है ये मतलब। ठीक है, 3 बातें हैं यहां पर। मैंने बताया तापमान अब बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता था सर, बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो हमने पढ़ लिए सारे के सारे, आई होप आपको याद हो। कल हमने बात की दोस्तों रेनफॉल की, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेनफॉल। कल मैंने जब खत्म किया तो मैंने आपको बताया था रेनफॉल 3 प्रकार का। पहला रेनफॉल कौन सा दोस्तों, पहला जो रेनफॉल है उसको हमने नाम दिया है कन्वेक्शनल रेनफॉल। हिंदी भाषा का प्रयोग करके ना इसको हम बोल देंगे संवहनीय वर्षा। अब इसके लिए संवहन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है ना, सेकंड थिंग, दैट इज नथिंग बट नॉन एज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है, पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माउंटेन। और तीसरा जो होता है ना, थर्ड टाइप ऑफ द वर्षा, दैट इज नोन एज द साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवातीय वर्षा। मेरे पास 3 प्रकार की बारिश है, 3 प्रकार की वर्षा है, जिनको मैं यहां पर आपके साथ में क्या करने वाला हूं, पढ़ने वाला हूं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द आपका क्या, रेनफॉल। सारा टॉपिक हो गया, तो इन सबको मैं हटा देता हूं दोस्तों। तो अब जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका वर्षा। ठीक है, वर्षा क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, क्योंकि वर्षा जो है वो किसी भी प्रकार की किसी भी स्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने कल यहां पर एक और चीज देखी थी, एक और रिलेशन हमने पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा था, बारिश कब होती है, बारिश होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, रेनफॉल की कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन है रेनफॉल की, ध्यान से देखो इधर, हाँ जी हेलो इधर। बारिश होने की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपके पास कि सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%। अब होता पता है क्या है, जब ऐसी टेक्निकल चीजें आती ना, अब छात्रों को और कुछ छात्राओं पढ़ने में मजा नहीं आता। क्यों, टेक्निकल चीजें आ रही है ना, अब जोर पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमने तो दिमाग का इस्तेमाल ना करने की सोची हुई। क्यों, क्योंकि हम इस दिमाग का ऑक्शन करने वाले हैं, भविष्य में जाके हम इस दिमाग को बेचेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते इसका इस्तेमाल हो, अनयूज्ड ब्रेन, ज्यादा प्राइस मिलेगा हमें, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, सो यही है जो मैं देख रहा हूं, संख्या में आपकी लगातार जो है गिरावट जो आती है, इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग कितने अप्रिशिएट कर रहे हो इस चीज को। ठीक है, फिर आप कहते हो सर ये पार्ट तो छोड़ दिया आपने, तो जलवायु क्लाइमेट नहीं पढ़ा। क्या पढ़ाऊं, क्लाइमेट देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था वी हैव 800 स्टूडेंट, बट नाउ वी आर ओनली हैव 500 स्टूडेंट्स। रेनफॉल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%। देखो यूट्यूब पे सब नंबर का गेम है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट नंबर। ठीक है, अगर नंबर अच्छा होगा तो क्लास अच्छी चलेगी, नंबर अच्छा नहीं आएगा वो क्लास बंद हो जाएगी, आप समझ जाओ ये बात को। इसीलिए कहा जाता है आपको कि शेयर करो मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि YouTube से सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है मैक्सिमम ऑडियंस तक रीच करना। तो अगर वो नहीं होता तो फिर प्रभावी रूप से मैं नहीं करता एक क्लास को। ठीक है, अनअकैडमी क्लास को क्या करा देता है, बंद। अनअकैडमी पता क्या कहता है, कहता है सर छोड़ दो ना, बच्चे तो आते ही नहीं, क्या पढ़ाते हो आप, इसका मतलब आप खराब पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, बच्चे तो आते ही नहीं है, क्या करोगे आप पढ़ा के, छोड़ दो, बंद कर दो इस टॉपिक को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100% होनी चाहिए। दूसरी बात, विंड क्या है, हवा, विंड जो है इट मस्ट बी असेंडिंग। क्या होता है असेंडिंग का मतलब, हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, हवा ऊपर। और प्रेशर मस्ट बी लो। ठीक है, आपका प्रेशर क्या होना चाहिए दोस्तों, लो। प्रेशर लो होगा तभी तो हवा ऊपर उठेगी। ये 3 कंडीशन थी दोस्तों जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यही बारिश होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मैं कैसे 100 करूंगा उसके ऊपर, और विंड असेंड, हवा के ऊपर उठने के तरीकों के आधार पर ही मैंने बारिश को कितने भागों में बांटा है दोस्तों, 3 भागों में। ये जो मैं 3 प्रकार की वर्षा को विभाजित कर रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस आधार पर मैंने बोला है, ये मैंने बोला है कि किस प्रकार से हवा ऊपर उठती है। हवा के ऊपर उठने के तरीकों के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपकी जो आपका जो वर्षा है वो 3 भागों में बट सकती है।
अच्छा, कल एक चीज की और भी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 कैसे होती। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। सबसे पहले तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, फार्मूला बताओ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल कितना है, ठीक है, हवा में वास्तविक में कितनी नमी है, अपॉन में उसकी कुल क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी, और गुणा में क्या, 100%। ये ऑलवेज किस में आता है दोस्तों, आपका परसेंटेज में आता है। ये ऑलवेज किस में आता है, परसेंटेज, प्रतिशत में आता है। हवा में कितनी, अब मैंने कल बताया था, याद करो, एक एग्जांपल लिया था मैंने कि हम है कमरे में 25 है कैपेसिटी है 50, वास्तव में 25 गुना में 100। मैंने क्या कहा, एक्चुअल में नमी कितनी है, मान लिया मैंने 25 ग्राम, लेकिन क्षमता कितनी है, आप जिस कमरे में हो उसकी एक हवा की क्षमता होती है 50 ग्राम, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है, कंटेन कर सकती है, होल्ड कर सकती है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसने सिर्फ 25 ग्राम होल्ड किया हुआ है, तो कितना होगा इसका, 25 50 2, ये कितने पे गया, 50। तो टोटल ह्यूमिडिटी कितनी होगी दोस्तों, आपका यहां पर होगी 50%, 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, 15%। अब मुझे इसको बढ़ाकर कितना करना है दोस्तों, मुझे इसको बढ़ाकर करना है 100%। कैसे कर सकते हैं, वही मैंने बात बोला था, या तो मैं एक्चुअल को क्या करूं, इंक्रीज करूं मैं, या कैपेसिटी को क्या करूं, डिक्रीज। अब कौन सी चीज हम यहां कर सकते हैं, एक्चुअल के साथ छेड़छाड़ हो नहीं सकती, तो हम जो भी करेंगे क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमें पता चल गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी ऑफ द एयर। मुझे पता चल गया कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये हमारी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वायु की, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एक चीज को बढ़ाना है, मुझे सपोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी कितनी है मेरे पास, 50 है ना, मुझे 50 को बढ़ा के 100 करना, अगर मुझे इसको बढ़ाना है दोस्तों तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी को घटाना पड़ेगा। अच्छा, आप बताओ कैपेसिटी कैसे घटेगी, क्योंकि मैंने कुछ और भी रिलेशन आपको बताई थी। सर कौन कौन सी रिलेशन आपने बताई थी, मैंने क्या कहा था आपको, याद करो, मैंने कहा था कैपेसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ एयर। याद है मैंने आपको बताया था हवा गर्म है और ठंडी है, गर्मियों में नमी ज्यादा होगी या ठंडियों में ज्यादा होगी। आपने कहा था सर गर्मियों में ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि गर्मियों में मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती, सर्दियों में पड़ती है, एक्सेप्ट गर्ल्स को तो हर समय जरूरत होती है। सो गर्मियों में हवा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जितनी हवा गर्म होगी उतना ही ज्यादा नमी को वो कैरी कर सकती है, और जब हवा में नमी होगी तभी तो वर्षा होगी, है ना। तो अब कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और एक रिलेशन हमें और भी पता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑल्टीट्यूड। हवा के क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, क्या जो आपका तापमान है वो ऊंचाई के इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स का मतलब क्या, उल्टा। जब भी मैं इनवर्स बोलता हूं ना, इसका मतलब ये सासू बहू का रिश्ता है। कैसे कह रहा हूं सर, मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं, मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, चलो मैं बता देता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1/y, छोटा बहुत बेसिक मैथ बता रहा हूं मैं y की वैल्यू पुट करता हूं, y इज इक्वल टू 1, मैं y को 1 मान लूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/y की वैल्यू 1, कितना आ गया 1। तो जब x 1 था, y 1 था, तो x भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1/2, कितना आ गया, x आ गया 0.5, तो यहां पर x आ जाएगा 0.5। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 1/y की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने, y इज इक्वल टू 3, तो कितना आ जाएगा x, 0.33, है ना। तो ये इतना आया, तो x इज इक्वल टू आ गया 0.33। जब मैं y इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 0.25। तो कहने का मतलब क्या है, मैं जैसे जैसे y की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं जैसे जैसे y को नीचे ना बढ़ा रहा हूं तो x क्या हो रहा है, घट रहा है। सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में मैं कह सकता हूं, भारतीय समाज की मैं बात कर सकता हूं दोस्तों, हरियाणा के अंदर मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा, तो ये सासू और बहू का रिश्ता है, ठीक है। सासू बहू का रिश्ता कैसे, कि अगर हम बात करें दोस्तों, हमारे यहां पर ऐसा ही होता है, सास और बहू का कुछ इसी प्रकार का रिश्ता जो है बेसिकली यहां पर होता है ना। x इज इक्वल टू 1/y, ये आपकी वाइफ है, मान लेते हैं y आपकी वाइफ है, x आपकी माँ है। आजकल की पढ़ी लिखी आती है भाई, और अगर पढ़ी लिखी आती है तो ऑब्वियस बात है वो सलाह भी देगी आपको, और अगर आपने उनकी सलाह मान ली तो एक्स नाराज हो जाएगी, माँ नाराज हो जाएगी, क्यों, ये तो बहू की सुनता है। हरियाणा में ऐसा होता है आज भी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब भाई दबदबा तो अभी भी माँ का है ना, तो फिर अगर इसने सलाह दी, क्या इसने बोल दिया मान के चलो कि नहीं ये काम हम ऐसे करते हैं, ये बता क्या कहीं तेरे को बड़ा पता है, कल आई है
तेरे को क्या पता काम ऐसे होता है? नहीं, ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम ऐसे करना है। अच्छा, भले ही बेचारी सही बोल रही हो ये, लेकिन करना इसने वैसे ही है। ठीक है, तो ये सासू बहू वाला रिश्ता इनका। अब x = 1/y, कल को इसने बोल दिया नहीं काम ऐसे करते हैं, अब इसको भले ही पता हो ये काम सही है, बट अपना दबदबा बनाए रखना है, कहेगी नहीं पागल है, कल की आई हुई है, मेरे सामने ज्यादा शानी बनती है, नहीं होगा ऐसे काम, ऐसे होगा। तो ऐसा जनरली जो है देखा जाता है। ठीक है ना। हाँ वैशाली, क्विज तो है ही, आज भी क्विज होगी अपनी। कब होगी सर? क्लास जैसे ही खत्म हो जाती है क्विज हो जाएगी अपनी। आज का टॉपिक पहले ही बता देता हूं, टॉपिक होगा इंडिया ज्योग्राफी का जो फिजियोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, फिजियोग्राफी से क्या संबंध मतलब है आपका? पर्वत, पठार, नदी, नाले, मैदान, वहां से मैं आज की क्विज जो है बेसिकली करने वाला हूं। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई है दोस्तों? बताओ किस किस को नहीं आई। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन का मतलब। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स रिलेशन। इसको हम बोलते हैं कि यार ये इनवर्स रिलेशन में अपने आप में। ठीक है, तो ये मतलब हमने पढ़ा। तो अब समझना ध्यान से, मुझे क्या करना है? मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ा के 100 करना है। 100, 50 थी मेरे पास, तो इस 50 को मुझे 50 को बढ़ा के कितना करना? 100। दो टास्क है मेरे पास, या तो मैं 25 को बढ़ाऊं या मैं 50 को घटाऊं, बराबर करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई? 25 जो है वो तो है, मैं उसको कम नहीं कर सकता, एक्चुअल को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हम क्षमता को क्या करेंगे? घटाएंगे। मैंने बताया था ना कल आपको, मेरी 2.5-5 रोटी खाने की कैपेसिटी है जब मुझे भूख लगती है। ठीक है, और आप जैसा आप लोग बोल रहे हो कि सर मोटे हो रहे हो, तो मैं ठीक है कोशिश कर रहा हूं कि अपना वेट कम करूं, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? मेरे को एक्चुअल तो मैं कितनी भी खा सकता हूं ना जितनी भूख है, लेकिन मुझे अब कैपेसिटी क्या करनी पड़ेगी अपनी? रिड्यूस। सेम तरीके से हम कैपेसिटी रिड्यूस करेंगे। अब कैपेसिटी मुझे घटानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कैपेसिटी और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर मुझे कैपेसिटी घटानी है तो मुझे तापमान घटाना पड़ेगा, और जब मुझे तापमान घटाना है तो मुझे हवा की ऊंचाई को बढ़ानी पड़ेगी। अब ये जो हवा मेरी यहां पर प्रेजेंट है ना, मैं इसको धीरे धीरे क्या करता हूं? आपके सामने मैं धीरे धीरे इस हवा को ऊपर उठाना स्टार्ट करता हूं। जब हवा को मैं ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा? देखो, अभी हवा नीचे थी ग्राउंड पे, तो 25 इसका एक्चुअल था, क्षमता थी 40। जैसे मैंने हाइट को बढ़ाया, तापमान घटा, कैपेसिटी भी घटी, कैपेसिटी घटी, अभी 50 थी, कैपेसिटी घट के होगी 40। मैंने और उठाया इसको, ठीक है 25, मैंने कैपेसिटी और घटाई 30 होगी, मैंने और उठाया, कैपेसिटी घट के कितनी होगी? 25। तो 25/25 गुना में क्या 100, तो ये क्या गया? अब आप कहोगे सर 25 क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वास्तविक नहीं बदल रहा। हम हवा को जब ऊपर उठा रहे हैं तो वास्तविक जो उसके अंदर आपकी ह्यूमिडिटी है वो तो रहेगी, साथ ही साथ ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान घटेगा, तापमान घटा तो हवा की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता घटेगी, क्षमता घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ के हो जाएगी दोस्तों 100%, ठीक है, तो मैं बता देता हूं जब जब ऐसा होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 100%, तब क्या होगा दोस्तों? ये प्रोग्राम सेट हो गया, रंगारंग किसका दोस्तों? अब आ जाएगी आपके पास रेनफॉल। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था, इस बात की पोटली बांध लो। बारिश कब होगी? बारिश तब होगी जब हवा गर्म होकर क्या करेगी आपका दोस्तों? ऊपर की ओर उठेगी। ठीक है, जब हवा गर्म होगी और गर्म होकर जब ऊपर की ओर उठेगी ना, तो बारिश तभी होगी। ठीक है खत्री साहब, उससे पहले बारिश नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी हवन करा लो, कितने भी यज्ञ करा लो, आप इंद्रदेव को प्रसन्न कर लो, कुछ नहीं होना। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो आपका रेनफॉल भी हो जाएगी। सो सिंपली वी कैन से दैट व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%, देन देयर विल बी रेनफॉल। तब वर्षा जो है वो अपने आप हो जाएगी। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चों को क्लियर नहीं है? When the actual goes to the higher altitude, the air capacity decrease, and then when the capacity equals to the water, it makes 100 and rainfall occurs. बिल्कुल सही बोला सुनीत बारल आपने। ठीक है, देखो आधे लोग तो कह रहे हैं सर क्लास कब स्टार्ट हुई। ठीक है, तो क्लास तो बहुत पहले स्टार्ट हुई। क्लास देखो मैं स्टार्ट जब करता हूं ना, मैं लिंक भी आपको शेयर करता हूं, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आप लोग यार कितनी मतलब ये बेशर्मी की हद होती है। ठीक है, यहां पे आके फिर भी आप ये पूछ रहे हो कि सर क्लास कब शुरू हुई है। ठीक है, अब तो मुझे लगता है आपको हाथ जोड़ जोड़ के मुझे लेके आना पड़ेगा कि भैया आ जाओ, क्लास शुरू हो चुकी है ना, क्योंकि भाई वैसे तो आप आते नहीं हो, और इनफैक्ट ऐसे ऐसे जेस्चर उड़ देते हो यहाँ पे, और कि क्लास जो है वो कब स्टार्ट हो गई है।
मैं रोज नहाता हूँ, पागल हो क्या? नहाता हूँ मैं दिन में 3 बार, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोगों की तरह थोड़ी ना हूँ कि मैं ना नहाऊं, 3 बार नहाता हूँ मैं दिन में। थोड़ा नया नया लग रहा हूँ आज मैं आप लोगों को, है ना? थोड़ा नया लग रहा हूँ, बट नहाया हूँ, ऐसा नहीं कि नहाने से नया लग रहा हूँ, बस थोड़ा वैसे ही नया नया लग रहा हूँ आज मैं। सांप नहीं होता है, अपनी केंचली उतार के आता है तो एकदम एकदम शाइन मारता है, मतलब बढ़िया। तो आज मैंने अपनी केंचली उतार दी ऊपर की, ठीक है। चलिए, क्लास का समय 9:30 बजे, 9:30 बजे क्लास होती है और होती रहेगी। 5-10 मिनट ऊपर हो जाता है तो उसका मतलब कतई ये नहीं है कि क्लास का समय बदल गया है, ठीक है। अपने आप से पंडित मत बनो। और बकायदा मैं तो आप लोगों को यार शेयर करके चलता हूं ना टेलीग्राम के ऊपर। पहले मैं शेयर करता हूं, किस किस ने ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई। पीडीएफ वहीं पे मिलती है करंट अफेयर की, और बहुत सारे काम वहीं पे हो रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो? ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, और वहां पे मैं लिंक शेयर कर देता हूं आप लोगों को। चलिए, तो ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब बात करते हैं सर जी रेनफॉल की। अब बारिश ले आओ सर, बहुत देर हो गई है। चलो, इस आधार पे मुझे एक बात पता चल गई, बारिश होगी कब? जब हवा ऊपर उठेगी। चलो मैं अब हवा को ना ऊपर उठाता हूं। हवा को उठाने के तरीके 3। पहले टाइप का जो रेनफॉल है उसको हमने नाम दे दिया कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। मैं लिख दूं यहां पे, चलो मैं लिख देता हूं, नाराज मत हो भाई। कन्वेक्शनल रेनफॉल, कितना मुझे भी पता लिखना पड़ रहा है आपको, आप यहां पर, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि एकदम आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। क्योंकि वरना तो आपको पता है तरीका मेरा पीडीएफ वाला जो है वो चलता है, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको समझ में आए, आप सारी चीजें सीख जाओ, इसीलिए मैं ऐसे करा रहा हूं। कन्वेक्शनल रेनफॉल हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम इसको? हिंदी में बोल रहे हैं दोस्तों संवहनीय वर्षा। अब इसमें एक वर्ड है, अगर आपको पता हो तो, एक वर्ड है जो आपके लिए फेमिलियर है, जो आप सुन चुके हो, दैट इज संवहन। संवहन क्या होता है? कैन यू डिफाइन दिस संवहन? क्या कोई मुझे संवहन के बारे में बता सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस संवहन इज? संवहन क्या होता है मैं बता सकता हूं सर। संवहनीय वर्षा, जो बताएगा वो पाएगा एप्पल आईफोन 12 प्रो का एक फोटो, और वो भी कहां पर? व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्या होता है संवहन? सर आप ही ने तो बताया था। हाँ बताया था मैंने, अब तुम बताओ ना भाई, क्या होता है संवहन? संवहन बताओ क्या होता है। सर संवहन बता दें आप, बताओ किस चीज का इंतजार कर रहे हो? देखो मैं बता देता हूं संवहन क्या होता है। बात हमारी हुई थी सर, ये है सरफेस, हमारे पास सतह है, और ऊपर था हमारे पास क्या दोस्तों? सन, सूर्य था मेरे पास, ये रहा सूरज, चमक रहा था, रोशनी दे रहा था। इस रोशनी का लगभग 65% भाग आपका वापस चला जाता है कहां पर? एनवायरनमेंट में, है ना। इसको हम क्या कहते हैं कि ये तो रिफ्लेक्ट हो गया। बचा कितना भाग दोस्तों? बचा सर हमारे पास 35%, और वो 35% पृथ्वी तक पहुंचता है, और पृथ्वी उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब बोले तो क्या? एब्जॉर्ब बोले तो सर अवशोषित, ठीक है। अब पृथ्वी की जो सतह है वो कैसी सतह है दोस्तों? अर्थ की जो सतह है वो आपका सॉलिड है, और जो सॉलिड होगी, सरफेस सॉलिड होगी, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी दोस्तों? इट बिकम हीटेड सरफेस। ये हीटेड हो गई है, गर्म हो गई है। अब अगर ये गर्म होगी तो जो हवा जस्ट इसके कांटेक्ट में है यहां पर, ठीक है, किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो क्या होता है? गर्म का अनुभव होता है ना। तो जो हवा यहां प्रेजेंट है वो हवा क्या हो जाएगी यहां पर दोस्तों? गर्म। तो यहां पर आ गई वार्म एयर, और गर्म होने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों जो है, गर्म हवा और ये सतह आपस में कांटेक्ट में थी। इसको हम बोलते हैं मित्रों कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन इज नथिंग बट इट इज संचालन, ठीक है। कंडक्शन का मतलब क्या हो गया मेरे पास दोस्तों? कंडक्शन का मतलब हो गया संचालन। तो हवा संचालन के कारण गर्म होती है। अब हवा जैसे ही गर्म होती है तो आपको तो पता ही है,
गर्म हुई हवा क्या हो जाएगी दोस्तों, हल्की, और हल्की होके हवा क्या करने लगेगी दोस्तों, हल्की जैसे ही होगी हवा, विंड विल राइज, हवा हल्की हुई हल्की होके ऊपर उठेगी, ठीक है। और ऊपर अगर उठेगी तो दोस्तों ऊपर मेरे पास में एक दूसरे प्रकार की हवा उपस्थित है, जो कैसी है, इसके मुकाबले ये जो ऊपर हवा मेरे पास उपस्थित है दोस्तों, ये है थोड़ी सी ठंडी। सो दिस एयर इज कूल एयर, बिकॉज यहां तो कोई हीट सरफेस है नहीं ना, तो ये हवा ठंडी होती है ऊपर वाली। तो इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द कूल एयर, है ना। अब हुआ क्या, गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा जो है वो आपका इसका स्थान लेने के लिए नीचे आ रही है। ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा साइकिल बनता है, इसी साइकिल को हमने नाम दिया था आपका क्या, कन्वेक्शन साइकिल, याद है आपको। इसी को हमने नाम दिया था संवहनीय चक्र, बताया था। और ये जो चलता है एक साइड में, इसको बोलते हैं संवहनीय करंट। कोई भी चीज जब एक निश्चित दिशा में बहती है तो उसको बोलते हैं करंट। अब इस चीज का इस्तेमाल करना है मुझे, और मुझे डिफाइन करना है किसको, मुझे डिफाइन करना है रेनफॉल को। कौन सी रेनफॉल को, संवहनीय रेनफॉल को। तो संवहनीय रेनफॉल में यही सब काम हो रहे हैं। कैसे, अब समझना ध्यान से। संवहनीय रेनफॉल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जस्ट मैं आपको यहां पर क्या करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक डायग्राम देखो, मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायग्राम का, डायग्राम और मैथमेटिक्स फॉर्मूला। दूसरा तरीका है मेरे पास थ्योरी, 2 पेज की थ्योरी है, दे दूंगा मैं आपको, पढ़ लेना, रट्टे मारना। याद होने का कभी कोई गारंटी नहीं है, मैं गारंटी दे ही नहीं सकता कि वो आपको कभी याद हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, और मतलब मेरे को, मैं श्योर हूं कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी की अभी आपको याद हो जाएगा। नाउ डिसीजन इज योर्स, आप देख लो, जोन सा मेथड बोलोगे वो करा दूंगा। बताओ कौन सा मेथड कराएं। एक बार फटाफट से यार इसको लाइक तो कर दो, वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो यार आप, बिल्कुल कैसे एकदम ठंडे बस्ते में चले गए हो क्या। ठीक है, अब समझो बात ध्यान से, क्या हो रहा है। जस्ट आप मेरे को थोड़ा सा समय आप इसके लिए देंगे ताकि मैं डायग्राम जो है वो मैं बना सकूं, और क्योंकि डायग्राम के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। ये है मेरे पास सरफेस, सतह, इधर मेरे पास है पानी। अब देखो प्रॉपर हम इस्तेमाल करेंगे चीजें, जिससे मैं प्रॉपर सारी चीजें आपको ढंग से दिखाऊंगा। सो नीला जो है इट रिप्रेजेंट दी वाटर, ये है पानी, ठीक है, ये हमारी सतह, ठीक है। अब आपको तो पता ही है आपसे क्या छुपा है, आपको क्या पता है सर, आपको पता है कि 35% जो है, 35% जो है इसने क्या किया हुआ है, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब है। तो ये क्या है दोस्तों, इट इज अ हीटेड सरफेस, ये गर्म सतह है, ओके, ठीक है। पहले मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं, तभी मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा।
ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है दोस्तों हमारे पास, क्या नहीं हो रहा जल्दी से। तो मैं इसको हटा रहा हूं यार, ऊपर सब वहनीय वर्षा है, तो ये आपको शायद अभी क्लियर है, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब देखो होगा क्या यहां पर, पूरा जो टॉपिक है इस डायग्राम से हो गया। ठीक है, पूरा रेनफॉल जो है मैं इस डायग्राम से आपको कराऊंगा, कैसे कराऊंगा कैसे नहीं आप एक बार देखते रहोगे बस। हमने क्या बोला दोस्तों, सतह गर्म थी, गर्म सतह है, हीटेड सरफेस है, क्यों? क्योंकि इसने 35% एब्जॉर्ब किया है। अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो पक्की बात है टेम्परेचर आपका क्या रहा होगा, बढ़ा होगा। और हमें पता है इन द अपर ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, पता है ना आपको। क्षोभ मंडल में निचले ट्रोपोस्फेयर के अंदर तापमान और वायु दाब आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के होता है। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, क्या मैं इसको यहां लिख दूं? तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, प्रेशर क्या है दोस्तों आपका, कम है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, तापमान क्या रहा होगा, कम। अब तापमान कम रहा, टेम्परेचर क्या है दोस्तों आपका, टेम्परेचर है कम। प्रेशर क्या होगा दोस्तों आपका, प्रेशर है, टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि एब्जॉर्ब किया है, तो प्रेशर यहां पर क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा, प्रेशर कम रहा होगा तो हवा क्या करेगी दोस्तों, एयर जो है वो आपका असेंड करेगी। ठीक है, एयर असेंडिंग, हवा का ऊपर उठना। अब जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी दोस्तों, हवा ऊपर उठेगी तो हवा क्या होगी दोस्तों, ठंडी। तो मैं लिख दूं एयर कूलिंग, हवा ठंडी होगी। अब जब हवा ठंडी क्यों होगी, क्योंकि तापमान उसका ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो तापमान आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, तापमान अगर घटता है तो आपको यहीं पे पता है ना कि तापमान घटता है तो कैपेसिटी भी क्या होती है आपका, डिक्रीज होती है। और कैपेसिटी अगर घटती है तो मुझे तो बड़े अच्छे से याद है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या करती है आपका दोस्तों, बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है। मैंने बोल दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बढ़ना क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मेरे पास कि एक्चुअल अपॉन में कैपेसिटी, यही तो होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सोचो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बढ़ने का मतलब क्या है कि कैपेसिटी और एक टाइम ऐसा आएगा। 100 का मतलब क्या होगा, 100 का मतलब ऐसा होगा कि एक टाइम पर जो एक्चुअल है और जो कैपेसिटी है वो बराबर हो जाएगा। जब ऐसा होगा कि एक्चुअल और कैपेसिटी बराबर हो जाए तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन, कि हवा जो है वो सैचुरेट हो गई है, संतृप्त होना। मुझे जितनी प्यास है मैंने उतना पानी पी लिया, तो अब मैं सैचुरेट हो गया हूं। जितना मैं पढ़ाई कर सकता था मैंने पढ़ाई कर लिया, तो मैं सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेशन पे कब बोलते हैं, सैचुरेशन मतलब संतृप्त होना। संतृप्त होने का मतलब है जब एक्चुअल आपका बराबर हो जाए किसके, कैपेसिटी के। ठीक है, तो जो हवा ऊपर उठ रही थी, मैंने क्या बताया, हवा सतह गर्म थी, सतह गर्म थी तो हवा ऊपर उठी। जब हवा ऊपर उठी तो प्रेशर घटा, तभी तो ऊपर उठी हवा। प्रेशर कम होगा तभी तो हवा ऊपर उठेगी। अगर सोचो मैं इस पे हवा पे प्रेशर लगा के रखूंगा तो हवा ऊपर उठेगी, नहीं उठेगी। तो मैंने क्या कहा, प्रेशर कम हुआ तो हवा ऊपर उठी। हवा ऊपर उठेगी तो तापमान घटेगा, हवा ठंडी हो जाएगी। अब जब तापमान कम होगा तो कैपेसिटी घटेगी, वो तो पढ़ा हुआ है हमने। और जब कैपेसिटी घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज होगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक्चुअल और कैपेसिटी बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सैचुरेशन, संतृप्त होना। हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेट। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि जब ऐसा होगा तो हवा जो है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब क्या हुआ, संतृप्त। हवा संतृप्त हो जाएगी। जब हवा संतृप्त हो जाएगी ना, यहां पर हवा सैचुरेट होगी। अब हवा सैचुरेट होकर कंडेंस होने लगेगी। यहां पर क्या होगा दोस्तों, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब पता है क्या होता है, संघनन। संघनन में क्या होता है मैं बताता हूं। सैचुरेट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल बराबर कैपेसिटी। अब ध्यान दो, नीचे हवा में पानी था वेपर के फॉर्म में, ऊपर जा रहा है, तापमान घट रहा है। अब आप बताओ मुझे क्या बताया हुआ है मैंने आपको बताया हुआ है ना क्या,
कि जब मैं पानी को मैं आपका प्लस डेल्टा दूंगा तो पानी किस में बदलेगा? सर हमने बताया है, आपने बताया है हमें कि पानी बदलेगा किस में? वाटर को आप हीट दोगे तो ये वेपर में बदलेगा। और मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा क्या करूंगा? मैं आपके सामने उल्टा कर रहा हूं दोस्तों। मैं क्या करूंगा, इसी वेपर से अगर मैं माइनस डेल्टा कर दूं, मैं हीट को आपका एक्सट्रैक्ट कर दूं, तो ये वापस से जाकर क्या हो जाएगा? वेपर, वाटर, जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से मैंने बताया था दो प्रोसेस के अलग अलग नाम हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन बोल दो, ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इवेपोरेशन, ठीक है। दो नामों से हम इनको जानते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। लेकिन जो ये उल्टी प्रोसेस है, ये जो चल रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है संघनन, ठीक है। और संघनन कैसे होता है? जब वेपर दोबारा से किस में बदले? वाटर के अंदर बदले। अब होगा क्या? नीचे था पानी भाप के फॉर्म में, ऊपर गया, जाते जाते जब हवा संतृप्त हुई ना, तो पानी जो है वो वेपर से दोबारा से वाटर में बदलने लगेगा। अब जब पानी दोबारा से वेपर में बदलेगा तो पता है क्या करेगा? अभी जब वेपर से दोबारा वाटर बनेगा तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब इन डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ, डस्ट पार्टिकल क्या काम करेगा? ये न्यूक्लियस मतलब नाभिक का काम करेगा, और इसके चारों तरफ आपकी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होंगे मेरे पास एटमॉस्फेयर में, ऐसे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। अब होगा क्या? इन डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ ये पानी जो है वो आपका इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। इस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ आपका पानी इकट्ठा होगा, और जब इसके चारों तरफ ये पानी इकट्ठा हो जाएगा तो अब ये बनने लग जाएगी आपकी ड्रॉप। ड्रॉप समझते हो? बूंद। अब बूंद बनने के लिए जरूरी क्या है? बूंद बनने के लिए जरूरी है डस्ट पार्टिकल, या बूंद बनने के लिए जरूरी क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। और आइडियल न्यूक्लियस क्या होता है? आइडियल न्यूक्लियस होता है सॉल्ट पार्टिकल, नमक का कण। अगर सॉल्ट पार्टिकल मिलता है ना तो वो आइडियल होता है न्यूक्लियस, आइडियल न्यूक्लियस होता है। और उसी से क्या बनती है दोस्तों? आपकी बूंद बनने लगती है यहां पर। और जब ये बूंद बनके आपस में, ये ऐसी बहुत सारी बूंदें आपस में इकट्ठी होती हैं, संघनित होती हैं। ये तो मैंने एक बताया, ऐसी बहुत सारी बूंदें जब बन के आपस में संघनित हो जाएंगी, मतलब इकट्ठी हो जाएंगी, जब ऐसे बूंदें मिलेंगी तो बूंदों के मिलने से दोस्तों क्या बन जाएगा? आप बताओ मुझे, समझदार हो अब तो। सर बूंदें मिली, इनके सब के अंदर डस्ट पार्टिकल है, धूल का कण जिसके चारों तरफ हमारे ये डस्ट पार्टिकल बैठे। अब जब ये मिलेगा तो ये जब मिल जाएगा दोस्तों, तो मिलने से क्या बनेगा? मिलने से क्या बनेगा दोस्तों? क्लाउड। क्या बनेगा? क्लाउड। क्लाउड का मतलब है बादल। और बादल बनने के बाद क्या होता है सर? बादल बनने के बाद होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका एक रूप है वर्षा। प्रेसिपिटेशन तो बहुत प्रकार का होता है, बट मैं बताऊंगा यहां पर क्या होगा दोस्तों। मैं कह दूंगा रेनफॉल होता है। जब बादल बनते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? रेनफॉल। जब हवा फुल्ली सैचुरेट हो, पहली बात। और जब जो एडियाबैटिक कंडेंसेशन अगर हुआ हो, डायबिटिक होगा तो धुंध बनेगी, फॉग, वो अलग पढ़ाऊंगा यार, बस इतना चक्रों मत पढ़ो। आप सोचो क्लाउड बनेगा तो क्या बन जाएगा? रेनफॉल। वरना अलग अलग होता है। क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बहुत प्रकार के रूप होते हैं। आपकी धुंध गिरना, आपकी ओस गिरना, फॉग आना, मिस्ट, बहुत सारे हॉस्ट, बहुत सारे प्रेसिपिटेशन के प्रकार हैं, परंतु हम वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे रेनफॉल की। वर्षा। वर्षा इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का एक रूप है क्या? रेनफॉल। इसमें पानी पड़ता है। वो कब होता है? जब आपका एडियाबैटिक कंडेंसेशन हुआ हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ साथ हवा 100% सैचुरेट हुई हो, तभी वर्षा होगी। अगर हवा 100% सैचुरेट नहीं है तो बारिश नहीं होगी। साथ ही साथ अगर डायबिटिक कंडेंसेशन हुआ है तो भी रेनफॉल नहीं होता। ये कंडेंसेशन ना, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है एडियाबैटिक और दूसरा डायबिटिक। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। उसके लिए मुझे एयर स्टेबिलिटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, तो अभी मैं आपको बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्लाउड बनेगा, क्लाउड बन के बादल। सर जी बादल बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु दो ही प्रकार के बादल हैं जो बारिश करते हैं। कौन कौन से हैं सर? पहला है दोस्तों क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और दूसरा जो क्लाउड है ना, उसको हम बोलते हैं निम्बोस्ट्रैटस। अब क्लाउड भी बहुत प्रकार के हैं, बट यही दो क्लाउड हैं जो आपके क्या बोलते हैं? रेनफॉल करते हैं। इसीलिए इसको तो हम रेन क्लाउड भी बोलते हैं, पता है?
इसको हम क्या बोलते हैं? रेन क्लाउड। ध्यान दो इधर, कहां लगे पड़े हो? इसको हम क्या बोलते हैं? रेन क्लाउड। ठीक है, किसको? निम्बोस्ट्रेटस को हम क्या बोलते हैं? रेन क्लाउड जो है आपका बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बोस्ट्रेटस। नहीं आई बात समझ में? हाँ भाई, यहां तक समझ में किसको नहीं आया जल्दी बताओ यार। हाँ, क्यूमुलोनिम्बस हाई क्लाउड होते हैं। क्लाउड तीन जगह बनेंगे, सबसे ऊपर हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड होता है, ठीक है, हाई को क्यूमुलोनिम्बस बोलते हैं, उसके बाद स्ट्रेटो होता है, और उसके बाद क्या होता है? ऑल्टो। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट उसको हम अभी पढ़ेंगे नहीं। अभी मैंने बोला सिर्फ हमें मेन बात पढ़नी है ताकि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि आगे का टाइप तो अलग है, ठीक है, वो अलग से करेंगे, समझ रहे हो? अब होता क्या है, मैंने आपको बताया, दोबारा से मैं बात कर रहा हूं पूरी चीज के, समझ में आएगी एक नंबर से। तो यहां पर क्या हो रहा था? सतह गर्म थी, सतह गर्म थी तो हवा यहां से क्या हुई? ऊपर उठने लगी, गर्म होकर हवा ऊपर उठने लगी। भाई हवा ऊपर उठेगी तो तापमान घटेगा, तापमान घटेगा, हवा ठंडी होगी, कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक्चुअल बराबर हो जाएगा किसके? कैपेसिटी के। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेट, कि जितनी उसकी क्षमता थी उतना उसके अंदर उपस्थित है, विद्यमान है। हंटर सर ध्यान से पढ़ो इस चीज को, ठीक है। आज आपकी कक्षा में हंटर सर भी मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं। एक्चुअल बराबर है किसके दोस्तों? कैपेसिटी के, ठीक है। एक्चुअल है बराबर किसके? कैपेसिटी के। जब एक्चुअल बराबर है कैपेसिटी के, उसको हम बोलते हैं हवा संतृप्त। जितनी उसकी क्षमता थी उसमें इतना उसमें आ गया, उसको बोलते हैं संतृप्त। जब संतृप्त हो जाती है हवा, कंडेंसेशन होता है। अब मैंने बताया देखो, ये जो कंडेंसेशन होता है ना, वैसे ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। कंडेंसेशन इज ऑफ टू टाइप, बट अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पहले बोल रहा हूं। कंडेंसेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों एडियाबैटिक कंडेंसेशन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? डायाबैटिक कंडेंसेशन, ठीक है। तो एडियाबैटिक कंडेंसेशन है ना, इसी से रेनफॉल होती है, डायबिटिक से नहीं होती। डायबिटिक से तो धुंध, फॉग, ये सब इस डायबिटिक कंडेंसेशन के रूप है। ओस गिरती है ना, वो डायबिटिक कंडेंसेशन से होती है। एडियाबैटिक कंडेंसेशन में रेनफॉल होती है, और याद रखना इसमें हवा जो है वो फुल्ली सैचुरेट होती है। सैचुरेशन जो है इक्वल टू कितना होता है आपका? 100% होता है। एयर कंप्लीट सैचुरेट होती है तभी रेनफॉल होता है, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो हवा जब सैचुरेट हुई तो कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन जब हुआ तो क्या हुआ? आपका जो वाटर है, वेपर है, वो दोबारा से वाटर में बनने लगा। अब जब वेपर दोबारा जल बनेगा तो उसने क्या ढूंढा? उसने डस्ट पार्टिकल ढूंढे, धूल के कण, और धूल के कण के चारों तरफ बूंदे बैठ इकट्ठा होने लगे पानी। और ऐसे जब पानी इकट्ठा हुआ तो क्या बनने लगा दोस्तों? ड्रॉप। और जब ये ड्रॉप आपस में इकट्ठी हुई तो क्या बना? क्लाउड। और जब क्लाउड बनेगा तो क्या हो जाएगा? अब झमाझम रेनफॉल का नंबर आ गया। अब बारिश दो ही प्रकार के बादलों से होती है, एक तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और दूसरा होता है निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ज्यादा हाई क्लाउड, टॉवरिंग क्लाउड, बहुत बड़े बड़े क्लाउड होते हैं। रेनफॉल जब साइक्लोन बनते हैं तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही बनते हैं। अब क्लाउड का एक अलग टॉपिक है, मैं क्लाउड का टॉपिक शुरू कर दूंगा ना तो 4 दिन क्लाउड चलेगा। मैं टाइप ऑफ कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा तो 3 दिन कंडेंसेशन चलेगा। उससे पहले 4 दिन एयर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चलेगी। तो मैं इतना नहीं डीप में ले जा रहा आपको, वो पढ़ेंगे सबका सब कहां पर? जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा। बट ये चीजें समझने के लिए जरूरी है। तो अब हुआ तो रेनफॉल हो गई, तो बस मैंने यही तो बताया। अब क्या होगा? बादल बनेगा दोस्तों। कंडेंसेशन के बाद बादल, बादल कौन सा बन रहा है दोस्तों? यहां पर बन रहा है दोस्तों क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। हिंदी में बोलते हैं मित्रों इसको कपासी मेघ। कपासी मेघ। तो कपासी मेघ बना, तो कपासी मेघ बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगी झमाझम बारिश। तो ये हो गया दोस्तों रेनफॉल। वर्षा हो गई है यहां पर, और वर्षा हो गई तो दिखाएंगे वर्षा को। और वर्षा दिख रही है, देखो ये पानी नीला ही होता है। हाँ ये देखो झमाझम बारिश हो रही है, टिप टिप बरसे पानी, ठीक है, बारिश होगी। ये बारिश मैंने आपको करा दी है दोस्तों। और ये बारिश कौन सी बारिश है दोस्तों? दिस रेनफॉल इज नथिंग बट दिस इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्योंकि वर्षा किसकी वजह से हो रही है दोस्तों? कन्वेक्शन करंट की वजह से। यही तो हो रहा है। देखो कन्वेक्शन में क्या होता है? गर्म हवा ऊपर उठती है, हो रही है ना, ठंडी हवा नीचे आती है। तो जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? यही तो होगा भाई, हवा गर्म होके ऊपर उठ रही है। और जब हवा गर्म होके ऊपर उठती है तो क्या होता है? जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तापमान घटेगा।
तापमान घटेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? तापमान घटेगा, कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी तो हवा क्या होगी? सैचुरेट। एक्चुअल बराबर कैपेसिटी, हवा संतृप्त हो जाएगी। जब हवा संतृप्त होगी तो कंडेंसेशन, संघनन स्टार्ट होगा, बूंद बनेगी, बूंद बन के बादल बनेगा और बादल बन के क्या होगी? बारिश आएगी। और इस प्रकार की बारिश को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलोनिम्बस। सॉरी, इस प्रकार की बारिश को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक बात बताना मुझे, मैं अगर बात कर रहा हूं किसके बारे में? मैं बात कर रहा हूं कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। कुछ बातें बताओ। पहली बात, कन्वेक्शनल रेनफॉल किस क्षेत्र में होगी? रीजन बताओ मुझे इसका। रीजन मतलब क्षेत्र। अब आप बताओगे, अब थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट आ गया। किस क्षेत्र में होगी बताओ, बताओ जल्दी से। कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए मेन चीज क्या है? यहां पर सबसे जो मेन फैक्टर है ना, वो क्या होता है मित्रों? वो होता है तापमान। तो ये वर्षा वहीं होगी जहां तापमान अधिक होता है। और तापमान कहां अधिक होता है दोस्तों? ये है अगर अर्थ अगर ये है मेरे पास अर्थ, ठीक है, और तापमान कहां ज्यादा होता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तापमान 0 डिग्री के आसपास ज्यादा होता है, ठीक है, तापमान 0 के आसपास ज्यादा होता है। तो इसी वजह से मैं बोलूं तो ये जो बारिश है ये भी 0 डिग्री के आसपास ही होती है। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ पकड़ लो और 10 डिग्री साउथ पकड़ लो, इस जोन में ये वर्षा होती है आपका। और इस वर्षा का नाम क्या होगा? कन्वेक्शन। तो रीजन क्या है बताओ, किस क्षेत्र में होती है आपका ये बारिश? ये बारिश होती है इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल जोन। और इसीलिए इस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेनफॉल। सवाल आया हुआ है कि इक्वेटोरियल रेनफॉल किसको कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसको तापमान ज्यादा चाहिए। तो ये क्षेत्र जो है यहां पर इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है और ये बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत हाई अमाउंट में होती है, टोरेंशियल रेनफॉल होती है। और जहां पर भी पूरी वर्ल्ड में आपका है ना, जहां पर भी आपका इस प्रकार की बारिश होती है ना, वहां पर क्या पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट। झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं बोल रहा, देखो मैं दिखा भी देता हूं आपको। जहां जहां पर भी ये बारिश होती है वहां वहां पर मेरे पास क्या होते हैं? वहां वहां पर मेरे पास रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मुझे पता है आप लोग को जो है, मेरे कई लोग जो है मेरी बातों पे शक करते हैं। तो शक की मेरे पास बहुत अच्छी दवा तो खैर नहीं है, क्योंकि शक की कोई दवा होती नहीं। शक से भाई घर उजड़ जाते हैं पूरे के पूरे, ऐसे मत किया करो। ठीक है, तो ये है हमारा दोस्तों बेसिकली ये वर्ल्ड मैप है ना। अब अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल जोन, तो इसमें इक्वेटोरियल जोन कहां पर होगा दोस्तों? अब हम इक्वेटोरियल जोन की बात कर रहे हैं सर, तो इक्वेटोरियल जोन ये होगा, ये 0 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला, इक्वेटोरियल रेनफॉल कहां होगी सर? 0 से 10 डिग्री नॉर्थ तक पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया, ये रहा मान लो 10 डिग्री। अब 5 डिग्री मान लेते हैं नॉर्थ, ऐसे ही 10 डिग्री क्या पकड़ लो? साउथ पकड़ लो। अब यहां पर ढूंढते हैं इस रीजन के अंदर में आपकी रेनफॉल होती है, और जहां जहां रेनफॉल होती है वहां वहां पर घने वर्षावन पाए जाते हैं। जैसे यहां पर कौन सा वर्षावन है? यहां पर पाए जाते हैं अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? वर्षावन। यहां क्या पाए जाते हैं? मलेशिया एंड इंडोनेशिया, यहां पर भी तो होते हैं, ठीक है, यहां पर होते हैं मलेशियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और बताओ और रीजन कौन सा आ गया यहां? और यहां तो सभी को पता है ना, यहां पर क्या पाया जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो मैं गलत नहीं बोल रहा, जहां जहां पर होती है इक्वेटोरियल रेनफॉल होती है भयंकर, बारिश होती है अधिक, और जहां जहां पर ये वर्षा होती है भगवान कसम वहीं वहीं पर आपके घने जंगल पाए जाते हैं। तो याद रखना, जहां पर होगी इक्वेटोरियल रेनफॉल
वहां पर मिलेंगे आपको क्या, रेन फॉरेस्ट, यानी कि वर्षावन। क्यों? क्योंकि तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होता है तो अधिक तापमान ही तो फेवरेबल कंडीशन होती है किसके लिए, हवा के ऊपर उठने के लिए। अच्छा, अपने यहां पे भी तो होती है समर के अंदर रेनफॉल। अपने यहां जो गर्मियों में रेनफॉल होती है मानसून के आने से जस्ट पहले, मानसून तो जून में आता है, और इंडिया में उत्तर भारत में आते आते तो चूसा हुआ आम आता है, तो उत्तर भारत में आने में तो कम से कम जुलाई खत्म हो जाती है। तो मानसून से जस्ट पहले जो प्री मानसून शावर होती है, जो मई के अंदर बारिश होने लग जाती है, जो मई के अंदर बारिश होती है ना, जिसको हम प्री मानसून शावर कहते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम दिया जाता है उसको, मैंगो शावर, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम। उस रेनफॉल को हम, वो रेनफॉल कैसे किस प्रकार की होती है, इसी प्रकार की, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, बिकॉज वो संवहन के कारण होती है, संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, एक बात बताऊं, कितनी भी किताब पढ़ लेना, अगर ये टॉपिक तुम्हें इस तरीके से समझ में आ जाए ना, मैं पढ़ाना छोड़ो, मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन इस चीज की इंपॉर्टेंस अभी समझ में आप लोगों को कम आती है। ठीक है, ठीक है, अभी आप लोगों ने कभी मत्था मारा नहीं है ना किताबों में। इन चीजों की वैल्यू कब पता चलती है, जब आपने खुद पढ़ा हो। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, लेटे हुए आराम से, सो रहे हो, फोन में कुछ कुछ कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे तुम लोग, कुछ लोग, तुम लोग की नहीं, कुछ लोग जो हैं। लेकिन बाद में इन चीज़ों का महत्व आपको समझ में आएगा कि उस दिन सर पढ़ा रहे थे रेनफॉल, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे थे, काश हम उस दिन पढ़ लिए होते तो आज मज़ा आ गया होता। ठीक है, आप कितनी भी किताबें चाट लेना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाए वहां पर, तो मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फर्स्ट रेनफॉल। इसका नाम क्या है आपका, कन्वेक्शनल रेनफॉल। मुद्दा बड़ा ही सिंपल है, सरल है। हवा ऊपर उठेगी तो बारिश होगी, बस सिंपल सी बात है। और हवा इसमें ऊपर क्यों उठी है दोस्तों, हवा इसमें ऊपर उठी है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अधिक तापमान ने मजबूर किया है हवा को ऊपर उठने के लिए। तो याद रखना, इसमें जो हवा ऊपर उठी है उसी की वजह से आपका वर्षा हुई है। ठीक है, कैसा लगा कॉन्सेप्ट बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स पे मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, कैसा। 2 रेनफॉल अभी और बचती है, तुरंत हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे पास। अभी जाना नहीं है, क्विज है किसकी, इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर क्विज कर रहा हूं मैं। ठीक है, 10 सवाल करेंगे, 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। मुझे पता है आप लोग भागने के सोचते हो सर, जब बस अब नहीं, 10 सवाल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। सो अनअकैडमी ऐप पे तैयार रहना, जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इस टॉपिक को मैं फिनिश करता हूं। ठीक है, एक टाइप का रेनफॉल हो गया, अब मैं दूसरे टाइप के रेनफॉल पे आता हूं दोस्तों। अब दूसरा टाइप का जो मेरे पास रेनफॉल होता है वो क्या होता है, सेकेंड रेनफॉल। और जो सेकेंड रेनफॉल है ना मेरे पास, उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंड रेनफॉल जो है, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। लिख दूं, चलिए लिख रहे हैं हम आपका, सेकेंड इज द ओरोग्राफिक। अच्छा, जब भी आपको ये वर्ड मिले दिखे ना, ओरोग्राफी, ओरोग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी का मतलब तो होता है स्टडी, जैसे ज्योग्राफी, तो ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, ओरो का मतलब होता है रिलेटेड टू माउंटेन। तो ये जो है रेनफॉल, ये पर्वतों से संबंधित है। कैसे संबंधित है पर्वत से, चलो मैं समझा रहा हूं। अब जल्दी से बस आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान रखिए क्या मैं करा रहा हूं, बस उस पर आप थोड़ा सा नजर आपको बनाए रखनी है। ठीक है, और मेरा मानना है 100% मैं इस बात से कंफर्टेबल हूं कि मैं आपको समझा दूंगा, कॉन्फिडेंट भी हूं मैं कि मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, अब बस कृपया मुझे डायग्राम चित्रण करने का थोड़ा सा समय आप देंगे। देखना किस खूबसूरती से हम इस टॉपिक को करते हैं, मतलब 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और यही टॉपिक अगर मैं बताऊं आप ना, तो लगे रहते हो आप किताब में से पढ़ने से, कुछ समझ में नहीं आता इसमें से।
चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माउंटेन है, ठीक है, इधर पानी भरा हुआ था, अब ये हवा थी, ठीक है, अब हवा चल रही थी इधर से, हवा का मन कर रहा था, अब रास्ते में आ गया पर्वत, ये हवा चल रही है ऐसे, ठीक है, मैं हवा हूं, मैं चल रही हूं ऐसे, अब बीच में पर्वत आ गया, अब मैं क्या करूंगी, हवा हूं मैं, क्या सोचूंगी कि पर्वत आ गया, बैठ जाती हूं, पर्वत हटेगा निकल जाऊंगी, ऐसा क्या, नहीं नहीं यार, हवा और पानी जो है ना, ये रुकावटों से रुकते थोड़ी ना, भाई ये नहीं रुकते यार, हवा है, अगर रुकावट आएगी तो अपना रास्ता ये बदलती थोड़ी ना, इसको तो चलना है, हवा और पानी का काम है चलना, ये अपना रास्ता कहीं से भी खोजते हैं। तो ये हवा चल रही थी, हालांकि इतनी गर्म नहीं थी बेचारी, ठीक है, कि ऊपर उठे, क्योंकि हवा गर्म होके तभी तो ऊपर उठती है, तो इतनी तो गर्म नहीं थी कि ऊपर उठे, हवा इतनी गर्म नहीं थी कि ऊपर उठे, लेकिन 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 सामने आ गया पर्वत, तो पर्वत ने इसको मजबूर किया दोस्तों, क्या होने पर, पर्वत ने इसको मजबूर किया कि ये ऊपर उठे, ठीक है, पर्वत ने इसको मजबूर किया कि ये क्या करे दोस्तों, राइज करे, हाँ, पर्वत ने इसको मजबूर किया कि ये ऊपर उठे, हवा ऊपर उठे, एयर राइज करे, और इस हवा ने ऊपर उठना शुरू कर दिया। अब बताओ, जब जब हवा उठती है ऊपर क्या क्या होता है, हाँ, जो अभी तक पढ़ा उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अब जब जब हवा ऊपर उठेगी क्या होगा, आपको पता है, हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, साधारण है, क्या कि प्रेशर आपका क्या रहा होगा सर, प्रेशर डिक्रीज किया होगा, तभी तो विंड जो है, एयर जो है, उसने असेंड किया है, असेंड का मतलब ऊपर उठना। अब जब ऊपर उठेगी दोस्तों, तो तापमान भी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी तो सर डिक्रीज होगा, और तापमान घटेगा तो हवा क्या होगी दोस्तों, कूल होगी, एयर कूलिंग। अब जब हवा ठंडी होगी तो ये बात से भी कौन किससे छुपी है कि उससे कैपेसिटी घटेगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपका एक्चुअल जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कैपेसिटी के, और उसको हम क्या बोलेंगे कि हवा क्या हो गई है, सैचुरेट, संतृप्त हो गई है, तो वो भी होगा, संतृप्त हो जाएगी। जब हवा संतृप्त होगी दोस्तों, तो उससे क्या हो जाएगा सर उससे हो जाएगा कंडेंसेशन। सो ये लो कंडेंसेशन हो गया, संघनन, और जब हवा में संघनन हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रेनफॉल, बादल बनेगा, और बादल बनके बारिश। तो सर आपने तो जल्दी करा दी सर बारिश, हाँ इस बार बारिश मैंने थोड़ी सी जल्दी करा दी। बादल कौन सा बनेगा दोस्तों, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, हिंदी में बोलेंगे कपासी मेघ। अब बहुत सारी टर्म है जो आपको इंग्लिश में ही सुनी है, हिंदी में नहीं देखी है आपने, मैं लिख देता हूं इधर। कंडेंसेशन का मतलब क्या है जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा दोस्तों संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा, संघनन। दूसरा, आपने यहां पे एक वर्ड देख रहे हो सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या होगा, संतृप्त होना, ठीक है। बाकी असेंड का मतलब तो आपको पता ही है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर उठना। आपको पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। ये हिंदी वर्ड हैं सारे के सारे, ठीक है, तो इनके मतलब ढूंढ लेना। सो ये सारा का सारा काम जो है यहां पर अभी हो रहा है। ऊपर गई हवा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना, बारिश होगी। अच्छा क्या लगता है आपको, बारिश किधर होगी भाई, बारिश जो है, ये बात निश्चित है कि बारिश सिर्फ इधर ही होगी, ठीक है, बारिश इधर ही होगी। क्यों होगी इधर, मैं बता देता हूं। याद करो वो एग्जांपल जिसमें मैंने बताया था, हवा में 25 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट था, क्षमता थी 50, तो हमने कहा था गुना में 100, और ये कितना आया था, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। याद है आपको, नहीं होगा याद, याद है, हाँ सर याद है, तो वही बात याद करो दोबारा से। अब वो जो 25 प्रेजेंट था ना, इसमें 25 ग्राम था, जब ये हवा ऊपर उठी तो कंडेंसेशन होकर बारिश होगी, तो 25 का 25 इसने इधर बारिश कर दी। बारिश होने के बाद जब हवा दूसरे साइड जाएगी, पर्वत को पार करेगी, जब इधर साइड जाएगी हवा, तो इस हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो चुकी होगी, कम। तो मैं लिख दूं यहां पर कि यहां पर आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यहां मैं लिख रहा हूं बारिश इधर हो चुकी है, पानी इधर गिर चुका है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर क्या हो चुकी है, आपका डिक्रीज हो गई, डिक्रीज कम होगी, और क्या भाई, इधर तो ठीक है, बारिश होने के बाद अब कम हो जाएगी, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे थे, तापमान घट रहा था, तापमान कम हो रहा था लैप्स रेट के कारण। मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा,
उल्टा है यार, नीचे से ऊपर जाते हैं तापमान घटता है, ऊपर से नीचे आएंगे तापमान बढ़ेगा, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वाष्पीकरण की दर। और जब इवेपोरेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जब इवेपोरेशन होता है ना दोस्तों, उससे कूलिंग इफेक्ट होता है। आप एक बात बताओ, वाष्पीकरण का फंडा समझाता हूं आज मैं। आप क्या करना, हाथ पे एक पेट्रोल की बूंद डालना, क्या होगा, थोड़ी देर में पेट्रोल उड़ जाएगा। अब उड़ता है ना तो आपका हाथ पे ठंडक ठंडक होती है, नहीं होती? अब ऐसा क्यों होता है बताओ? आपकी बॉडी पे पसीना आता है, उसके बाद वो पसीना वाष्पीकृत हो जाता है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती। क्यों होता है ऐसा बताओ, समझना इस बात को। आपकी बॉडी पे जो लिक्विड पड़ा है उसको अगर इवेपोरेट होना है तो उसको चाहिए एनर्जी, ऊर्जा, हीट, तभी तो होगा वो। और वो क्या करता है, अपने आप को इवेपोरेट करने के लिए आसपास की एनर्जी को सोख लेता है। अब आसपास की एनर्जी सोख ली तो उस बूंद के आसपास का जो इलाका है वो ठंडा हो जाता है। इसी वजह से जब आपकी बॉडी में स्वेटिंग आती है ना, पसीना आता है, तो आप बैठ जाओ थोड़ी देर, पसीना इवेपोरेट होगा, क्यों, आसपास की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाएगा, आसपास आपके ठंडा एनवायरमेंट एकदम कूलिंग, आपकी बॉडी हो जाएगी ठंडी। जब ऐसे बॉडी ठंडी हो तो याद रखना बारिश नहीं हो सकती ऐसे समय पे। बारिश कब होती है, बारिश तो तब होती है सर जब हम पंखे के नीचे बैठे और पसीने इतने आए टप्पी टप। नहीं देखा आपने कितनी उमस होती है, तापमान होता है 30 डिग्री, महसूस होता है 40 डिग्री, तो उमस में रेनफॉल होती है दोस्तों। अगर कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है तो नो रेनफॉल, अगर कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है तो देयर विल बी नो और लो रेनफॉल, या तो होगी नहीं और या क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना, जब भी हवा किसी पर्वत से चढ़ती है तो जिस हिस्सा ऊपर उठती है ना, इस साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं इसको, विंडवर्ड साइड, मतलब हवा ऊपर चढ़ रही है तो ये होगा विंडवर्ड साइड। और जिस तरफ से हवा नीचे उतरती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम आपका दोस्तों, लीवर्ड साइड, हवा नीचे उतर रही है। विंडवर्ड साइड में हाई रेनफॉल होता है, बारिश इधर क्या होती है दोस्तों, झकास, एकदम बढ़िया होती है, ज्यादा। तो अगर मैं आपको बांटूं, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो जोन हो गया ये मेरे पास, इधर होगा क्या, इधर होगा एकदम रापचिक हाई रेनफॉल, अधिक वर्षा। और ये जो है दोस्तों इधर क्या होगा, इधर नो और लो रेनफॉल होगा। दैट मीन्स ये जो इलाका है लीवर्ड साइड जो है, यहां पर बारिश नहीं होती, इसलिए इसको पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेन शैडो जोन। हिंदी भाषा के क्षेत्र के लोग इसको कहेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि इधर बारिश नहीं होती। क्यों, क्योंकि जब हवा ऊपर उठेगी तो विंड असेंड करेगी, प्रेशर डिक्रीज करेगा, हवा ठंडी होगी, तापमान घटेगा, हवा सैचुरेट होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, कंडेंसेशन और रेनफॉल इसी साइड हो जाएगा भैया, दूसरी साइड तो ये सब उल्टा हो जाएगा इसका। अच्छा, अब इसके संबंध में ये बात बताओ, पहले समझ में आई कि नहीं, इससे क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपका, इससे सवाल आपका इंतजार कर रहा है। सर सवाल क्या है, मैं बताता हूं, सवाल मैं बताता हूं। देखो, कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाऊंगा पहले मैं आपको। ये रहा इंडिया मेरे पास, ठीक है। इधर ना कुछ पहाड़ हैं, इधर याद तो खैर होगा नहीं आपको, मैं सुनिश्चित हूं इस बात से, याद नहीं हो सकता आपको मैं जो बताने वाला हूं। इधर एक चीज लाई करती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और इधर एक चीज लाई करती है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। याद तो नहीं है, खैर मैं बता रहा हूं आपको। अब होता क्या है, जो हमारी मॉनसून की विंड है वो इधर से चलती है, ठीक है, जो मानसून वाली हवा है ना वो नीचे से आती है ऐसे, यूं,
ठीक है। अब ये पेनिनसुला शेप है, कुल्फी के आकार का है, तो ये अपने आप को दो भागों में बांट लेती है। इधर एक तो इधर चला जाता है, किधर, इधर को बोलते हैं अरब सागर की शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये जो विंड है ये इधर जाके टकराती इस वाले भाग से। अब ये क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है ना। अब सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट जो है ना, इसके वेस्ट में मुंबई है। यहां पर मैं क्या मान रहा हूं, मुंबई। मुंबई में बारिश कितनी होती है, हर बार फ्लड आती है। 300 से लेकर 350 सेंटीमीटर रेनफॉल। और इससे जस्ट अगर मैं मुंबई से, यहां है मुंबई, ऊपर है थोड़ा, मुंबई से अगर मैं 70 किलोमीटर दूर बात करूं तो इधर एक जगह है जिसका नाम है नागपुर, और नागपुर में सिर्फ और सिर्फ 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्यों भाई, 70 किलोमीटर में ऐसा क्या बदल गया? नागपुर ने कौन सा गधी का हाथ लगा रखा है जो बारिश यहां पे कम हो रही है दोस्तों, बताओ। हाँ, मतलब नागपुर ने ऐसा क्या पाप कर रखा है कि मुंबई में तो बारिश हो रही है झमाझम तगड़े वाली, ठीक है, और नागपुर के अंदर जो है बारिश नहीं हो रही। बट नागपुर ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भाई, बताओ। ठीक है, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सो मुंबई में बारिश है 300 350, नागपुर में कम है, क्यों? सवाल बड़ा सिंपल है जो अभी मैंने देखा। भैया इधर है पर्वत, पर्वत का नाम क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब इधर से आ रही है मानसून विंड, बंगाल अरब सागर की शाखा। होगा क्या, ये शाखा इधर से ऊपर चढ़ेगी, इधर से ऊपर चढ़ेगी, कोई बात नहीं, चढ़ती चढ़ती इन्होंने क्या करना है, इधर जाएगी ऊपर, इधर बनेगा बादल, और अगर इधर बादल बन गया तो यहां पर हो जाएगी आपका झमाझम रेनफॉल। इधर ही मुंबई है आपका, तो मुंबई में तो ज्यादा होगी। अब जब ये दूसरे साइड जाएगी दोस्तों ये हवा, तो ये हवा क्या होगी दोस्तों, ड्राई। तो हमें पता है इधर तो होगा हाई रेनफॉल। क्यों इधर हाई रेनफॉल इसलिए होगा सर, बिकॉज ये किस में आ रहा है दोस्तों, दिस इज द विंडवर्ड साइड। ये किस में आ रहा है दोस्तों, ये विंडवर्ड साइड में आ रहा है, तो विंडवर्ड साइड में है इसीलिए इधर ही अपना रेनफॉल जो है वो क्या होगा, ज्यादा। और इधर अगर मैं बात करता हूं, ये जो इलाका है इट कम्स अंडर द रेन शेडो जोन। तो पूरे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं ना, सो ये जो इलाका होता है ना, इट कम्स अंडर द रेन शेडो जोन। ये देख रहे हो आप, ये जो कंप्लीट ये जो इलाका है ना, ये रेन शेडो जोन में आता है, ठीक है, दिस इज रेन शेडो जोन। यहां पर बारिश कब होती है पता है आपको, ये रेन शेडो जोन के अंदर बारिश जो होती है वो साइक्लोन से होती है। कब, दिवाली के पास में, बस मैं ये बता देता हूं, नियर दिवाली एक साइक्लोन लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल करता है यहां पे आके, ठीक है। तो ये जो होती है दिस इज अ काइंड ऑफ रेनफॉल जिसको हम कहते हैं आपका कौन सी रेनफॉल, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, पर्वतीय वर्षा। मजा नहीं आया, नहीं आया तो नाच के दिखाऊं, अब तब आएगा मजा। जोखर हूं मैं, मजे दिलाऊं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ यार, बड़े मन से पढ़ाया है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। देख कितने कलरफुल डायग्राम बनाए, नहीं तो मैं अभी पीपीटी पढ़ा के छोड़ता नक्की करता। सही बताओ ईमानदारी से, मजा आया तो लाइक बटन में दबाना चाहता हूं आपसे, ठीक है। बेहतरीन कमेंट चाहता हूं आपसे, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। सही है ना, चलो तो फिर लाइक भी कर दो। लाइक करने का क्या लोगे, कर दो फटाफट लाइक भी, ठीक है। चलिए, तो ये होगी अपनी सेकंड टाइप ऑफ रेनफॉल। अब आता है दोस्तों बात थर्ड, ये भी देख लो, बार बार आ रहा है ये, ठीक है, देख लो। कोड है मेरा सुमित 10 ही अप्लाई करना है। जब भी आप अनअकैडमी, अभी पढ़ाऊंगा नहीं, अभी और एक टॉपिक कराऊंगा। जब भी आप अनअकैडमी पे जाओगे, कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करोगे, कोड सुमित 10 ही आएगा, क्योंकि ये बार बार आ रही है ये पीपीटी, ठीक है। तो बार बार मैं बता दूं आपको, कोड क्या यूज करोगे दोस्तों, सुमित 10, क्योंकि सुमित 10 यूज करोगे तभी तो मैं आपको अपने अंदाज में पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। सो दोस्तों कोड यूज करना है क्या, सुमित 10, ठीक है भाई। चलो अब ये मान जाएगा, अभी बार बार नहीं आएगा। अगली मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अब क्या, नेक्स्ट रेनफॉल। देखो सही बता रहा हूं दोस्तों, लर्निंग जो है, पढ़ाई जो है, वो कभी भी आप पे बोझ नहीं होती, ठीक है।
अब आप ऐसे ही सोच सोच के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, बहुत परेशान रहते हो आप लोग कि सर समझ नहीं आता, सर पढ़ाई होती नहीं है, मज़ा नहीं आता, कॉन्सेप्ट मतलब हो नहीं पाते क्लियर। देखो ये डिपेंड करता है आपका पढ़ाई का तरीका कैसा है, ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हो। आप अच्छे से पढ़ोगे मजे से तो समझ में आएगा। तो ये सब डिपेंड करता है आपके पढ़ाई के तरीके के ऊपर, और जो पढ़ाई का तरीका है वही इन चीज़ों को क्या करता है मित्रों, डिफाइन करता है कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी होगी और किस दिशा में जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये सब पढ़ाई जो है आपकी इसी चीज से तो निर्भर करती है सब चीजें कि कैसे होगी। सो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, तो अच्छे से मन लगा के किया करो पढ़ाई। मेरे तरीके बहुत आसान है। मेरे तरीके आसान क्यों हैं दोस्तों? जब मैंने पढ़ाई करने का सोचा था ना, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं मैं। मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल होती थी, तो मैंने क्या सोचा कि किताबी तरीके से नहीं, मैं अपने तरीके से करूंगा, कॉन्सेप्ट मजबूत करूंगा। ठीक है, मैं किताबों का नहीं, किताब मेरे लिए डर नहीं, मैं किताबों के लिए एक डर बनूंगा, मैं किताबों की हंटिंग करूंगा। और यही मैंने किया है दोस्तों। किताबें बहुत पढ़ी, बट ये जो हैं दीज आर इंडिजिनस मेथड जो मैंने अपने लिए बनाए हैं, है ना। द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को सब नहीं सिखाया था, बट मैं सब सिखा रहा हूं आपको। ठीक है ना। तो आसान तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, आप करोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। और इसी प्रकार से हम जो है अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, बेहतर तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। बस जरूरत है हमें एक ठीक है दोस्तों। तो जरूरत है किस चीज की? जरूरत है एक अलग तरीके से पढ़ने की, एक अलग अप्रोच से पढ़ने की, जरूरत है एक अलग मेथड इस्तेमाल करने की। ठीक है, जरूरत है आपको एक नए तरीके से। और देखो ये काम मैं कर रहा हूं आपके लिए, आप चिंता मत करो। सो चलिए बिना समय वेस्ट किए अब आते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहां पर ध्यान देना, मैं साइक्लोन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको साइक्लोनिक रेनफॉल पढ़ा रहा हूं। रेनफॉल का फंडा वही है, हवा को ऊपर उठना है बस। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं साइक्लोन को, पता है? चक्रवात। एक जो होता है ना उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा जो होता है ना वो होता है टेम्परेट साइक्लोन। हिंदी में बताता हूं, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इसका मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ट्रॉपिकल का तो पता ही है आपको। ट्रॉपिकल में क्या होता है पता है आपको? ये है लो प्रेशर, चारों तरफ होता है हाई प्रेशर, हाई 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 हाई। तो लो प्रेशर और चारों तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर। तो विंड क्या करती है? ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर इन दिस रिलिंगमेंट पैटर्न, ऐसे आती है। अब सिंपल बताऊंगा, मैं पहले कह रहा हूं मैं साइक्लोन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं बारिश, रेनफॉल। रेनफॉल के लिए जरूरी क्या है? हवा का ऊपर उठना। अब इसमें हवा ऊपर कैसे उठती है दिख रहा है आपको? ये दिख रही है, लो प्रेशर बन रहा है। अब ये लो प्रेशर पता क्या करता है? ये लो प्रेशर से हवा ऐसे स्पाइरल करती हुई ऊपर उठती है, और ऊपर जाके दोनों दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है। अब जब हवा ऊपर उठेगी तो क्या होगा? जब विंड ऊपर, ये कोर वाला इलाका बता दिया मैंने, जब विंड ऊपर उठेगी, हवा जो है असेंड अगर करेगी, अगर विंड आपकी असेंड कर रही है, अगर हवा ऊपर उठ रही है तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा इज इक्वल टू रेनफॉल। ये तरीका होता है किसके अंदर में? आपका जब ट्रॉपिकल साइक्लोन हो।
दूसरा होता है आपका टेम्परेट साइक्लोन, उसके अंदर दोस्तों फ्रंट बनते हैं। फ्रंट क्या होता है दोस्तों, तो इसका हो गया। उसमें क्या होता है आप ऐसे समझ के चलो, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार का एयर मास होता है, दो अलग अलग प्रकार की हवाएं होती हैं, ठीक है। एक इधर से, दूसरी में कोल्ड एयर मास बना लेता हूं। ये लाल से गर्म हवा और हरी से ठंडी हवा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आपको। अभी अलग अलग प्रकार के फ्रंट मैं समझा देता हूं पहले। ये थी ठंडी हवा, कोल्ड एयर मास, और ये क्या होता है दोस्तों, वार्म एयर मास। जब ये मिलेंगे और जहां पर मिलेंगे वहां पर बनता है फ्रंट। ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं साइक्लोनिक फ्रंट, वाताग्र बोलते हैं इसको, चक्रवाती वाताग्र। ये कई प्रकार का बनता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्यूलेट फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। बहुत प्रकार के फ्रंट बनते हैं, वाताग्र कई प्रकार के बनते हैं, वो आप उसी में पढ़ोगे। फ्रंट में होगा क्या, दो अलग अलग प्रकार की हवा मिल रही है ना, ठंडी और गर्म हवा मिल रही है। अच्छा एक बात बताओ, ठंडी और गर्म हवा मिलेगी तो ऊपर कौन सी उठेगी, यूनिवर्सल नियम है, गर्म हवा ही तो ऊपर उठेगी। जब दो हवा मिलती है तो ये कोल्ड एयर नीचे की ओर जाएगी और वार्म ये ऑलवेज नीचे की तरफ जाएगी और ये ऑलवेज ऊपर की ओर उठेगी। और आपको पता है ये क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। और जब भी ऊपर उठेगी दोस्तों, ठीक इसके ऊपर क्या बनेगा, क्लाउड, ठीक है। ये क्या हो गया, जब भी हवा ऊपर उठेगी ठीक उसके ऊपर क्या बनेगा दोस्तों, क्लाउड। और जब भी दोस्तों क्लाउड बनता है तो तब क्या होती है दोस्तों, रेनफॉल। सो ये ऊपर उठा, क्लाउड बन गया, और अगर ये क्लाउड बना दोस्तों तो इसी एरिया में झमाझम क्या होती है, रेनफॉल। बस याद रखना है, तो क्या रखना है आपको, याद रखना है कि बारिश के लिए जरूरी हवा का ऊपर उठना। अब साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन दो प्रकार के, पहला है आपका कौन सा, ट्रॉपिकल, दूसरा है टेम्परेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, ऐसा होता है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है, हवा ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे रीलिंग में भभूड़िया देखा है ना, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमती है। तो जब ऐसे घूमती है, सेंटर में हवा ऐसे घूम के ना ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो बारिश होगी। कैसे होगी बारिश, को पीछे समझाया था, हवा ऊपर उठेगी, तापमान घटेगा, तापमान घटेगा, कैपेसिटी घटेगी, कैपेसिटी घटेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपका हवा सैचुरेट होगी, सैचुरेट होगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो बारिश होगी। अब ये चीज तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं ना, पूरे में पढ़ाया है मैंने, अभी यही तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हवा उठने के बाद प्रोसेस सेम होगी, हवा ऊपर ही तो उठ रही है, इसमें हवा ऊपर ही तो उठ रही है तो बारिश होगी। इस केस में क्या हो रहा है, ठंडी और गर्म हवा मिल रही है, तो जहां मिलती है ना, ये अलग प्रकार का, इस साइक्लोन को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। बहुत मुश्किल टॉपिक है, बट चिंता क्यों कर रहे हो, चौधरी साहब के साथ हो ना आप तो यार, मुश्किल चीजों को भी दवा की तरह घोट के पिलाऊंगा, ठीक है, समझते हो ना। छोटे बच्चे हैं तो दवाई गोली ले नहीं सकते, तो उनकी पुड़िया बनती है ऐसे पीस पीस के, तो आपको पुड़िया बना के दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बाबा खान बंगाली, समझ रहे हो। टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है ना, ये शीतोष्ण चक्रवात होता है, इसमें ऐसे चक्रवात नहीं आता, उसमें अलग तरीके से आता है। उसमें क्या होता है, दो डिफरेंट आपका कंट्रास्टिंग एयर मास मिलता है, उसमें दो अलग अलग प्रकार की हवाएं मिलती हैं। जब अलग अलग प्रकार की हवाएं मिलती हैं तो जहां पे मिलती है उनको बोलते हैं फ्रंट, वाताग्र, और वाताग्र जो होता है वहां बारिश होती है। अब ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठंडी हवा गर्म होगी तो क्या करेगी, ठंडी हवा स्ट्रांग होगी तो ये क्या करेगी, गर्म हवा को ऊपर फेंक देगी, नीचे घुस जाएगी इसके, गर्म हवा ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तो आपको पता है बारिश होगी। दूसरा केस क्या होता है, सपोज गर्म हवा स्ट्रांग होती है, गर्म हवा स्ट्रांग होगी तो ठंडी को दबोच के ऊपर उठेगी। उठना ऊपर है किसको, गर्म हवा को। अगर सिंपल सोचे ना, गर्म और ठंडी हवा मिलती है कहीं पे, कन्वर्ट जहां पे मिलेगी उसको बोलेंगे फ्रंट, और मिलने के बाद आप बताओ जब मिक्स होगी तो ऊपर कौन सी हवा होगी, गर्म ना, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी नीचे सेटल होगी। जब वो ऊपर उठेगी तो क्या होगा, वहीं पे क्लाउड बन के बारिश। बाकी ये टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, आपका साइक्लोन, डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों आपका डिफरेंट फैक्टर, एक अलग तरीका, ठीक है, एक अलग चीज हो गया। समझ में आ रही है बात, आई होप, मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं, तो ये तीसरे टाइप का रेनफॉल था मेरे पास, जिसको हमने बोला था साइक्लोनिक रेनफॉल। दोस्तों अनअकैडमी जो है ना आपके लिए, देखो यूट्यूब तो पता ही है, अब यूट्यूब पे एक मैं नई घोषणा कर दूं मैं आपको, 2021 के लिए हम फुल फ्लेश तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मिशन 2021 के नाम से मैं करा रहा हूं।
लेकिन यही चीज जो है अनअकैडमी यूट्यूब के अलावा भी एक जगह पे ऑफर कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। पता है क्या क्या मिलता है अनअकैडमी ऐप पे? पहला, आपको स्पेशल क्लास मिलती है, ठीक है। ये स्पेशल क्लास होती है फ्री। क्या आपने देखी है? मेरी स्पेशल क्लास में पॉलिटी की क्लास पड़ी हुई है, क्या देखी है आपने? पॉलिटी देखा है जाके, मैंने कराया हुआ है स्पेशल क्लास में। दूसरा, क्विज। देखो क्विज तो अब मैं हर उसमें कराऊंगा, अभी भी क्विज होगी, अभी जस्ट मैं क्विज कराऊंगा, ठीक है। क्विज सेट कर रहे हैं हम दोस्तों, क्विज सेट कर रहा हूं, जल्दी से 2 मिनट में क्विज सेट हो जाएगी अपनी। तो क्विज देना, ये भी फ्री होता है, आपको पता है। तो ये भी फ्री, ये भी फ्री और ये भी फ्री। लेकिन एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारा पेड है, और वो क्या है दोस्तों? प्लस सब्सक्रिप्शन भी जिसको बोलते हैं, और प्लस आप कैसे भी जान सकते हो। सब्सक्रिप्शन हमारा दोस्तों पेड है, और इस सब्सक्रिप्शन के प्राइस है दोस्तों 2 साल का। अभी तक शायद, अभी पता नहीं, मैंने देखा नहीं, क्लास करते करते बड़ा हो तो, क्योंकि बढ़ना है ये कंफर्म है। ये मिल रहा था 64,000 का, डिस्काउंट है। आप कोड यूज करोगे, सिर्फ मात्र एक कोड सुमित10, ठीक है। जब आप सुमित10 कोड का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, तो ये सारा का सारा आपको कितने में मिल जाएगा? ये सारा कोर्स जो है आपको मिलेगा 2 ईयर का, सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए का कोर्स है। आप इसको ले सकते हो कितने में? ओनली 57,000 में। दूसरा, 1 ईयर का जो कोर्स है, इसका प्राइस तो है 44,000, बट आप खरीदोगे, मेरा कोड लगाओगे ना, तो आपको ही मिलेगा 39,000। तो पहली बात तो हो गया डिस्काउंट। और देखो, डिस्काउंट छोड़ दो यार, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे, ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और मेरे साथ अगर आप चाहते हो इस मजेदार तरीके से जुड़ना, तो कोड यूज करना है क्या? सुमित10। गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा दोस्तों, पूरा का पूरा मैं गाइड भी आपको करूंगा। जब हम क्लास करेंगे तो कंप्लीट मैं आपको गाइड करूंगा, चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। सो याद रहे दोस्तों, कोड आपको क्या यूज करना है? आपको कोड यूज करना है सुमित10। जाना नहीं है, जल्दी से अनअकैडमी की ऐप ओपन कर लो, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं क्या? अनअकैडमी की क्विज, ठीक है। क्विज होगी किसके ऊपर? इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन विल बी देयर। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आप कर दोगे, आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। तो जल्दी से देखो, जाओ मत, फटाफट से अनअकैडमी की ऐप ओपन करो। तरीका मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आप करोगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है अनअकैडमी ऐप तो बहुत जरूरी है, डाउनलोड कर लो। गोल आपका यूपीएससी है। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे। गेट सब्सक्रिप्शन में जाके 2021 वाले बच्चे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पे है, बहुत अच्छा है। यही सब्सक्रिप्शन अब आपको 80,000 रुपए मिलेगा। कोड याद रखना दोस्तों, कोड क्या है? सुमित10। सुमित10 कोड याद रखना दोस्तों, आप इसको अप्लाई करोगे, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अ शॉर्ट गाइडेंस बाय मी। सो जाना नहीं है दोस्तों कहीं पर भी, ठीक है। बुलाती है लेकिन जाना नहीं है, तो क्या करें सर? एक सेकंड रुकेगा, फाइल इसको मुझे सेव कर लेना है, ठीक है। तो मैं सेव एज कर रहा हूं। चलिए, न्यू डॉक्यूमेंट से सही। जल्दी से मैं आपको तरीका बताता हूं क्विज कैसे ज्वाइन करनी है, फटाफट से। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग यहीं पे मेरे साथ। ये लीजिए, सभी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे, जिनके पास है अनअकैडमी सब ऐप, अच्छी बात है, नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। हो गया? उसके बाद क्या करोगे? अपना गोल पे जाओगे, गोल में चूज कर लो यूपीएससी। यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी में जाने के बाद इधर लिखा होगा प्लस, प्लस पे जाओ। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहां लिखा रहा है टेस्ट, टेस्ट पे जाओ। उसके बाद यहां आ रहा होगा ज्वाइन क्विज, इस पे जाओ। ज्वाइन क्विज पे जाओगे, कोड मांगेगा, कोड मैं बता देता हूं। तो प्रोसेस सिंपल है, ऐप डाउनलोड करो, प्लस पे जाओ, प्लस पे जाने के बाद टेस्ट पे जाओ, टेस्ट के बाद ज्वाइन क्विज, कोड मांगेगा आपसे, रेफरल कोड, ठीक है, सॉरी आपका एंटर कोड, और एंटर कोड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, फिजिकल के ऊपर मैं पूरा का पूरा पार्ट करा रहा हूं, ऑलमोस्ट ये पॉलिटिकल पार्ट होगा, पॉलिटिकल डिवीजन हम करने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये है अपनी प्रोसेस। ऐप पे जाओगे, प्लस पे जाओगे, टेस्ट पे जाओगे, ज्वाइन क्विज, एंटर कोड। कोड क्या एंटर करना है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कोड एंटर क्या करना है, तो पहले कोड आपको देखना पड़ेगा, मैं कोड आपको दिखा देता हूं। कोड क्या है हमारा, ये कोड है, फटाफट से इसको एंटर कर लो। ठीक है, ये कोड है, जल्दी से इसको एंटर कर लो। मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में। क्विज का जो कोड है ये है 797327। ठीक है, कोड मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, जल्दी से कोड लो वहां से और फटाफट क्विज ज्वाइन कर लो जल्दी से। ओहो, आप ज्वाइन भी करने लग गए हो, बहुत अच्छे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रोसेस क्या है। अल्टीमेटली प्रोसेस अपना ये है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको कर लेना है इसको ज्वाइन। लर्निंग ऐप डाउनलोड, प्लस पे जाना है, नीचे टेस्ट लिखा रहा है, ज्वाइन क्विज, एंटर कोड। कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 797327। 11:14 हो चुके हैं, मैं समय दे रहा हूं आपको 11:17 तक का। फटाफट एंटर कर लो क्विज में, उसके बाद क्विज अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड दिया है मैंने बस। मतलब मुश्किल से आप 6 या 7 सेकंड के अंदर, 7 मिनट के अंदर पूरी क्विज कर लोगे, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। फटाफट आ जाओ, ज्वाइन कर लो। 40 सेकंड का मैंने टाइम रखा है, 10 क्वेश्चन है आपके पास। कोड ये रहा, ज्वाइन करो फटाफट से। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, अच्छा फीचर है दोस्तों। ठीक है, मजेदार फीचर है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा ये, मैं 400% श्योर हूं इस बात से।
बहुत समय हो गया, क्विज कर रहा हूं मैं शुरू, ठीक है। अब क्विज जो है आपको अपने फोन पे ऊपर सॉल्व करनी है, यहां नहीं होगी क्विज। जो भी बच्चा सॉल्व करेगा वो अपने फोन के ऊपर सॉल्व करेगा, ठीक है। मोबाइल में चलेगी उसके, वहां से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्विज। ऑलमोस्ट जितने बच्चे आने थे मुझे लगता है आ चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्विज। 4 3 2 1। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर 5 लाख रुपए के लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस ओवरहेड सन ट्वाइस अ ईयर? ठीक है, इनमें से कौन सी सिटी है जहां पर सूर्य एक साल में 2 बार होता है? सिंपल बात क्या है, आपको ये ढूंढना है कि कौन सी सिटी है जो आपका नियर इक्वेटर है, ठीक है, जहां सूर्य जो है एक साल में 2 बार आपका लगभग ओवरहेड होता है, वो आपको यहां पर बताना है। ईटानगर, इलाहाबाद, रांची, भोपाल और गांधीनगर। ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी है 1 2 एंड 3, सी है 3 4 एंड 5, डी है 4 एंड 5। सी सही जवाब था। 36% बच्चों ने सही जवाब दिया है दोस्तों इसका। और मनीषा, शिवानी, सुजाता, सिमरन, ऊपर आना है आपको भी, मैंने देख लिया आप चैनी खैनी लगा के आप आ गई हैं आज क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार? इनमें से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्निया, जावा और श्रीलंका, ठीक है। ग्रेट निकोबार के सबसे पास कौन सा है? सुमात्रा, बोर्निया, जावा और श्रीलंका। बहुत अच्छे से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया, सजाए मौत है, चलते हुए पंखे में तुम्हारी गर्दन दे देनी है। चलिए आपके सामने है दोस्तों क्वेश्चन, सवाल, और ये रहा दोस्तों इसका आंसर। देखते हैं क्या है। ए सुमात्रा, अरे 3 आइलैंड होते हैं, ऊपर इधर सुमात्रा, सुमात्रा के नीचे बनता है जावा, बोर्निया इधर बनता है, तो सबसे पास कौन सा होगा? ग्रेट निकोबार के सुमात्रा। अमित झा, सुजाता, बहुत बढ़िया। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर आना हमें। सिटी है गंगटोक, शिलोंग, ईटानगर और कोहिमा। आपको पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए इन सिटीज को अरेंज करना है, ठीक है। कैसे होगा? ये कोड दिए हैं 2 3 1 4, 1 2 3 4, 3 2 4 1 और 4 2 3 1। बी सही जवाब था दोस्तों। अमित झा, अंकित बिश्नोई, गौतम प्रजापति, सुजाता सहरावत, विजय कुमार, पवन शर्मा, शिवम शर्मा, तरुण तिवारी और समीरा। गुड, बहुत अच्छे समीरा। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। नॉर्थ से साउथ में, उत्तर से दक्षिण में। ए है 3 1 2, बी है 3 2 1, सी है 2 3 1, डी है 2 1 3। नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है इन सिटीज को। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। कहां से कहां करना है दोस्तों? नॉर्थ से साउथ में। जल्दी से आप बताएंगे मुझे। आपको नॉर्थ से साउथ में सिटीज को अरेंज करना है, जल्दी से क्विक फटाफट से बताएंगे दोस्तों। ए सही ऑप्शन था। 12% बच्चों ने सिर्फ सही जवाब दिया है। शिवम, सचिन, अमित, अंकित, मानसी, गौतम, सुजाता, विजय कुमार, पवन शर्मा, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? कौन सा इसमें से पेयर है जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट जो पेयर है राज्यों का भारत में, उसको इंडिकेट करता है, दर्शाता है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो युग्म है उनको दर्शाता है। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सबको पता है यार इसका ऑप्शन, तो इसका जवाब, ठीक है, इसका जवाब सभी को पता है। जल्दी से क्विक फास्ट।
सचिन, अमित झा, अंकित बिश्नोई, ये है सही जवाब। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद द चाइना, पहला है। सेकंड, असम शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। दोनों के बारे में आपको बताना है। सही ऑप्शन आपके नीचे गिवन है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, दो स्टेटमेंट दी गई है, बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। डी सही जवाब है। 24% बच्चों का जवाब जो है वो सही है। गुड। What is the correct sequence of the following countries in the descending order of the length of their boundaries with India? भारत के साथ अपनी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में देशों का अनुसरण सही क्रम में आपको बताना है। तो पहले नंबर पे है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ए, बी, सी, डी। क्विक। सातवां क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। जल्दी से बताओगे कौन सा सही जवाब है इसमें। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही जवाब है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती? मिजोरम, मणिपुर, झारखंड और राजस्थान। सबको पता है दोस्तों, ऑप्शन डी है। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत भी बता सकता हूं, मैं चाहता हूं आप गलत करो। सही जवाब बताएंगे फटाफट से। डी करेक्ट ऑप्शन। 32% बच्चों ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, ऑसम यार, अच्छा कर रहे हो आप लोग। शायद लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, या फाइनल हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया शेयर द बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सा स्टेट है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? शेयर बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। ठीक है, कौन सा है जो सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ? मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे करते हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर। शायद झारखंड भी है क्या इसमें? हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा अब आपको। झारखंड भी है इसके अंदर। जिसने मेरा समझ के किया था उसका हो गया गलत। ठीक है, सुचेता, सॉलिट्यूड, सचिन कुमार, ये नाम समझ में नहीं आ रहा। ब्लू डॉट नेटवर्क जो है उसके बारे में समझिएगा। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है? कह रहे हैं कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क। इट विल बी लेड बाय द यूएस अलॉन्ग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया। इट सीम्स टू बी प्लान्ड एज अ डायरेक्ट काउंटर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द ब्लू डॉट नेटवर्क। क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क, इसके बारे में बताना है दोस्तों। जैसे ही क्विज खत्म होगी यू विल गेट द सॉल्यूशन। आप इसको सॉल्यूशन भी इसका आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन इसमें रख दिया है, आप एक बार सॉल्यूशन के थ्रू जाएंगे, देखेंगे, और क्वेश्चन आपको यहां से दिख ही गया। आपकी परफॉर्मेंस रैंक सब आपको दिख रही है। देख लेते हैं कौन है टॉप में, कौन नहीं है टॉप में। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। और ये फाइनल क्विज, सुचेता सबसे टॉप पे है, कल्याण। ठीक है, उसके बाद है सुचेता, सचिन, ये टॉप पे हैं 3। डब्लू डेका 4th, राहुल, कुलबीर सागवान, बहुत बढ़िया कुलबीर, गुड। अर्पित पासवान, ठीक है, और श्रुति, लक्ष्मीकांत, सबका बहुत बहुत अच्छा किया दोस्तों आपने। ये जो आपकी रैंक है ये 426 लर्नर हैं जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट की है। सॉल्यूशन आप देखोगे इधर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,
इधर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यू कैन सी ऑल द सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहा आपके साथ क्विज, बहुत अच्छा हमने आज लेक्चर अटेंड किया, बहुत अच्छा हमने काम किया। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडे सेशन। आज की सेशन को मैं समाप्त करता हूं, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है किस प्रकार से आप मेरे से जुड़ सकते हो, अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे से बाय यूजिंग द कोड सुमित10। सुमित10 कोड यूज कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे लेके चलिएगा। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।